और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ने देखा था कि सागरी, यूजुरिहा और सेंटा को यहाँ पे शियोन और नुरुगाई आके बचा लेते हैं, जिसके बाद वो 7 में से एक टेंसेन को मार देते हैं। सेंटा उसके बाद मर जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गाबीमारू भी होश में आ चुका है, बट उसकी यादाश्त जो है वो जा चुकी थी। तो चलो फिर सीजन 2 की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोग को दिखाया जाता है जिका, जो कि एक असाइमन है, वो वापस आ चुका है पैराडाइज आइलैंड से। यहाँ पे जो भी लोग है शोगन के अंडर जो काम करते हैं, इन लोग को यकीन नहीं हो पा रहा, तो ये लोग बार बार जिका से यही पूछ रहे हैं, आज तक वहां से कोई वापस नहीं आ पाया, तू कैसे आ गया, हम लोग को ये बता। बट जिका यहाँ पे थोड़ी हरकतें करने लग जाता है। वो यूं बोलता है कि यार मैं थोड़ा आराम कर लूं, और जिसके बाद उसको लगता है कि उनका पारा ज्यादा ही हो रहा है। इसके बाद जिका बताता है क्रिमिनल के लिए उसको भेजा गया था, उसको आजा शिप के अंदर ही मार देता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो वापस निकल जाता है घर आने के लिए, बट पता नहीं कैसे वो जो वेव्स होती है समुद्र की, वो उसको उस आइलैंड की तरफ ले जाती है। बट जिका हार नहीं मानता, वो सोच लेता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके घर वालों को बता के रहेगा, और किसी न किसी तरीके से वो घर वापस आ गया। जिसके बाद जो शोगन के अंदर काम करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वहां पे 60 लोग गए थे, कोई वापस नहीं आ पाया, और तू मजे मजे में आ गया, ढंग से बता क्या रीजन है, कैसे आ पाया। खैर यहाँ पे जिका उन लोगों को बता देता है कि ये जो आइलैंड है ये कोई इंसानी आइलैंड नहीं है, इससे दूर रहो। जिसके बाद जो लोग शोगन के अंदर काम करते हैं उनसे जिका की बहस बढ़ रही होती है। इतने में शूगेन, जो कि एक और यामाडा का असाइमन है, वो आके सॉरी बोल देता है। वो यूं बोलता है जिका की तरफ से, मैं सॉरी मांगता हूँ यामाडा क्लैन की तरफ से, इसकी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो। बट यहाँ पे वो जो सामने बंदे तहकीकात कर रहे होते हैं वो थोड़ी हवाबाजी देने लगते हैं। इतने में उनमें से एक बोलता है कि भाई ये शूगेन है। वो जैसे उसके बारे में बताता है, सामने वाला जो तहकीकात कर रहा होता है वो थोड़ा भैग जाता है और बोलता है ठीक है, लोग काफी ट्रिप से थक गए होंगे, जाओ आराम करो। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे शूगेन और जिका बाहर जाते हैं। जिका शूगेन से भी कुछ ना कुछ मजे ले रहा होता है। इसके बाद शूगेन कुछ ज्यादा ही गुस्से में जाता है और बोलता है भाई ढंग से रह ले। जिसके बाद जिका उसको सॉरी बोल देता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जिका एक पूरे मॉन्स्टर का सर ही मार के यहाँ पे ले आया उस आइलैंड से, बट अब इसको लाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे शूगेन बताता है कि उसको एइजन की जगह पे रखा गया है, और वो ये बोलता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो। यहाँ पे जिका इतने में ही पूछता है तो अब फिर कौन से क्रिमिनल्स को भेजने वाले हैं ये लोग। जिसके बाद शूगेन बताता है कि अब सीधा क्रिमिनल्स को नहीं, इवागाकुरे विलेज के शिनोबीज को भेजा जाने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है जो भी क्रिमिनल्स थे, इवागाकुरे के जो शिनोबी थे, उन्होंने सबको मार दिया। ये सारी की सारी चीफ की चाल थी, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि गाबीमारू उस आइलैंड के ऊपर गया, तो उनको ये चीज पसंद नहीं है। जिसके बाद शोगन वालों ने और इवागाकुरे विलेज वालों ने हाथ मिला लिया। खैर यहाँ पे जिका को ये सब बताने के बाद शूगन बोलता है जिका तू भी चल रहा है वहां पे मेरे साथ, बट यहाँ पे जिका मना कर रहा होता है। जिसके बाद शूगन थोड़ा रोना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है यार सब लोग वापस आने वाले थे बट कोई भी नहीं आ रहा, वहां पे सागरी वगैरह और बाकी सारे बंदे भी हमारे यामाडा असाइमन है, तो यार मेरे को उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। इसके बाद जिका को शूगन को रोते हुए देख के मानना पड़ जाता है, और अब ये 4 लोग हमको दिखाए जाते हैं जो कि उस आइलैंड के ऊपर जाने वाले हैं। अब सीन आता है सीधा उस आइलैंड की तरफ जहाँ पे वो टेंसेन का जो कासल है उसमें घुस जाते हैं, और यहाँ पे रीन अपने चेले को कुछ बता रहा होता है टाओ के बारे में। खैर यहाँ पे इतने में टाओफा आ जाती है और वो बोलती है अरे ये सब फालतू बातें क्या कर रहे हो तुम, मैंने बहुत ही तगड़ा एक सिस्टम बनवाया। यहाँ पे जैसे ही रेन बाहर आता है वो देखता है वाह यार ये तो बहुत ही तगड़ा सेटअप है, क्योंकि इन लोग की प्रैक्टिस के लिए वहां पे पूरा इंतजाम किया गया है। ये लोग पानी के अंदर और बाहर जाके ब्रीदिंग जो टेक्निक्स होती है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे रेन जब उस ट्रेनिंग ग्राउंड को देख लेता है, उसके बाद वो एक बोचू जुत्सु का रूम देखता है और बोलता है बोचू जुत्सु किसी का टाओ बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। यहाँ पे टाओफा इस बात को इग्नोर कर रही होती है, बट जिसके बाद हम लोग देखते हैं जूफा, जो कि अभी अभी बोचू जुत्सु परफॉर्म करके आया, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। इसके बाद टाओफा उसको द एलिक्सर ऑफ द लाइफ पीने को दे रही होती है, बट उसमें कुछ ये ग्लोइंग वगैरह चीज डालते हैं, वो डालना वो भूल जाती है। इसके बाद सीन कट जाता है और सीन आता है सीधा सागरी की तरफ, और बाकी सब लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए। खैर सागरी इस चीज पे ध्यान नहीं देती, वो कपड़े नहीं बदलती, और यहाँ पे वो एक चीज बोलती है हम लोग सब के सब वापस तो घर जाएंगे, बट हम लोग गाबीमारू को भी अपने साथ लेके जाएंगे और साथ में मे को भी। बट यहाँ पे यूजुरिहा काफी चालाक बन रही होती है अपने आप को, यू करके बोलती है अरे उस टेंशन ने हम लोग को बताया तो था कि यहाँ पे कोई एलिक्सर ऑफ द लाइफ है ही, तो हम लोग को गाबीमारू का वेट क्यों करना है, ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम फटाफट चलते हैं यहाँ से। सागरी यूजुरिहा की चाल को समझ जाती है। वो बोलती है जब से उस टेंशन ने बोला कि यहाँ पे एलिक्सर ऑफ द लाइफ नहीं है, तू समझ चुकी है जब हम लोग वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो शोगन है वो तुझे ऐसे छोड़ेगा ही नहीं, तुझे ज्यादा से ज्यादा असाइमन्स की हेल्प चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पे जाके बोल सके तेरे बिहाफ पे कि कोई एलिक्सर ऑफ द लाइफ है ही नहीं। बट यहाँ पे सागरी बोलती है क्योंकि उनको यूजुरिहा की भी जरूरत है, क्योंकि यूजुरिहा भी एक स्मार्ट पर्सन है, तो इसलिए वो बोलती है हम लोग सबके सब बाहर जाएंगे बट हम गाबीमारू को और मे को अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बाद यूजुरिहा को मानना पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये लोग वेट तो करने वाले हैं गाबीमारू का, बट यूजुरिहा सागरी के दिमाग में एक चीज डाल देती है कि अगर भाई असल में गाबीमारू की कोई वाइफ हुई ही नहीं, तेरा तो बहुत ही ज्यादा गंदा कट जाएगा। बट यहाँ पे सागरी इस चीज को सुनकर परेशान होना स्टार्ट कर देती है, वो समझ नहीं पा रही कि वाइफ सच में है नहीं है गाबीमारू। और यहाँ पे इतने में ही सीन
कट किया जाता है गाबी मारू की तरफ, जो कि तामिया वगैरह के साथ है, और तामिया ने अपने कंधे पे मे को बैठा रखा है, जो कि इनको टेंशन के कासल तक लेके जा रही है। खैर यहाँ पे गाबी मारू की यादाश्त तो अभी गई पड़ी है, तो भाई वो बस इनके साथ नॉर्मली चलने की एक्टिंग कर रहा है जैसे कि इनका पार्टनर ही हो वो। बट गाबी मारू को बार बार लग तो रहा है कि वो किसी चीज को मिस कर रहा है, बट उसको पक्के तरीके से याद आ नहीं पा रहा कि वो चीज है क्या असल में। इतने में ही फूची इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो गाबी मारू से पूछ ही लेता है, भाई तू बहुत अजीब सा रिएक्ट नहीं कर रहा। बट गाबी मारू यहाँ पे नहीं बोलता, नहीं नहीं यार पागल है क्या, मैंने क्या करा है। इतने में ही गाबी मारू के सामने आ जाता है आजा, जो कि सीधा भाई उसके ऊपर लात मार के अटैक कर देता है। खैर गाबी मारू यहाँ पे डॉज करता है, एक सेकंड के लिए गाबी मारू पीछे जाता है और भाई अगले ही पल गाबी मारू उसकी गर्दन के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद उसकी गर्दन तोड़ देता है और गाबी मारू और बाकी सबको ऐसा लगता है कि भाई इसने तो मार दिया आजा चोबे को, यहाँ पे काम खत्म हो चुका उसका। बट मे समझ जाती है क्योंकि वो टाओ को देख सकती है, तो वो बोलती है भाई इसका टाओ बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, तो आजा चोबे अभी मरा नहीं है। और इतने में ही आजा गाबी मारू को पटक के जमीन के ऊपर फेंक देता है। यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई देखो गाबी मारू को तो अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट आजा अपने आप को इतना बढ़िया टाओ सिखा चुका है कि वो अपने आप को हील भी कर सकता है। अब यहाँ पे हीलिंग वाले प्रोसेस को देख के और जैसा ये लोग बात कर रहे थे टामिया वगैरह गुफा के अंदर, गाबी मारू को लगता है कि ये सात में से वही एक टेंशन ही है। गाबी मारू इसके ऊपर अटैक करके अब सोच रहा है इसको पकड़ लूंगा, जिसके बाद इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा। यहाँ पे गाबी मारू उस पे लात मारने की कोशिश करता है, बट आजा दोबारा गाबी मारू को पकड़ के उसको पटक देता है। गाबी मारू को कुछ नहीं होता भाई, वो दोबारा आजा पे अटैक करने को जाता है। यहाँ पे गाबी मारू उसकी आंख तक निकाल देता है आजा की, बट भाई जो वो हीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है आजा की। यहाँ पे फाइट दोबारा शुरू होती है और गाबी मारू और भी खतरनाक हो चुका है, वो अपने दांतों से आजा का कंधा ही फाड़ देता है। पर यहाँ पे आजा फिर रिकवर हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे उसको मारने का कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पे तामिया और फूची क्योंकि दूर से देख रहे हैं, तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई दो बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आजा एक लात में पूरी धरती हिला देता है। वो बोलता है मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, तेरे को क्या लगा कि तू मेरे को मार देगा। यहाँ पे आजा भाई टाओ का यूज करता हुआ बिल्कुल पंच बना के लेके जाता है और वो गाबी मारू के दे के मारता है। यार गाबी मारू की हालत इतनी भी खराब नहीं हुई, और इस पंच के टाइम पे गाबी मारू ने आजा की उंगलियां ही खा ली, मतलब काट दी। पर आजा के साथ कुछ भी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि भाई वो अपनी उंगलियों को भी हील कर लेता है। अब क्योंकि गाबी मारू की जब यादाश्त नहीं गई थी, उससे पहले वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टामिया इसी बात को सोच रहा होता है। पर मैं उन लोग को समझाती है कि भाई देखो टाओ को यूज करने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक को बैलेंस करना पड़ता है, पर जो उसकी वाइफ की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस और पोलाइटनेस थी वो नहीं है, तो इसी वजह से वो अपने टाओ को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग को बार बार दिखाया जाता है कि गाबी मारू को उसकी वाइफ का थोड़ा थोड़ा चित्र आ रहा दिमाग में, बट वो पूरे तरीके से अपनी वाइफ को याद नहीं ही कर पा रहा। और मैंने जो बताया भाई उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भूल चुका है, तो किसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहा है, इसी वजह से वो टाओ को यूज नहीं कर पा रहा। आजा और गाबी मारू का यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फाइट का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गाबी मारू बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, आजा उस चीज को हील कर देता है और पटक देता है गाबी मारू को। यहाँ पे आजा टोमा को ऑर्डर देता है कि भाई ये जो बाकी के सारे बंदे हैं इनको लपेट तू जब तक। और यहाँ पे तामिया का एक हाथ कटा हुआ देखकर तोमा उसी के ऊपर अटैक कर देता है, बट इतने में ही तोमा जैसे अटैक करता है भाई तामिया अपनी सिर्फ 2 उंगली से उसकी तलवार को पकड़ लेता है, इसके बाद हाथ से पकड़ता है उसकी तलवार को और उसको फेंक देता है। यहाँ पे फूची जो कि तामिया का असायमॉन है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई जो भी है तोमा एक असायमॉन है, तो उसके साथ तू अभी भिड़ मत। यहाँ पे तामिया बोलता है मैं किसी के रुकने नहीं रुकने वाला। इतने में ही तोमा समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और वो सोचता है कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्सिस का यूज करेगा, जिसके बाद वो कुछ ना कुछ करके अटैक करने जाता है, बट सिर्फ तामिया अपने एक हाथ से घूसा ही मारता है और तोमा हिल चुका अपना पूरा का पूरा। यहाँ पे तोमा तामिया के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, बट सिर्फ अपनी लात से तामिया उसके अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे वो ये बोलता है देख तेरे अंदर टैलेंट तो है, बट तेरे को कुछ भी एबिलिटीज नहीं है, मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पे तामिया उसके घुसे मार मार के उसको समझा रहा होता है कि जो तेरा पोस्चर है खड़े होने का वो बेकार है, तलवार पकड़ने का तरीका थोड़ा सा गलत है। और यहाँ पे वो 2-4 चीजें और मेंशन करता है, जिसके बाद एक गंदे घूसे के साथ तामिया उसको जमीन पे लेटा देता है और बोलता है अगर ऐसे फाइट करेगा ना तो तेरे भाई को ही सारी फाइट करनी पड़ेगी, तेरे बस की कुछ नहीं है। बट यहाँ पे इस चीज को सुनकर तोमा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे हम लोग को तोमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे असायमॉन किसी बंदे का गर्दन काट देते हैं, और यहाँ पे ये लोग यही दिख दिख के बचपन से बड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है, तोमा बोलता है उसने जितने भी आज तक बैंडिट्स के साथ काम किया या लुटेरों के साथ, उनको बस इन दोनों भाइयों ने कठपुतलियों की तरह यूज करा, इन लोग को किसी की जरूरत नहीं है, बट इन दोनों भाइयों को एक दूसरे की जरूरत है। इतने में तामिया बोलता है जो तू बोल रहा है ना ये सब चीजें, तो तुम दोनों भाई भी तो मिलके ही काम करते हो। खैर यहाँ पे तोमा बोलता है उसका भाई और वो अलग नहीं है, तोमा अपने भाई का एक पार्ट है। जिसके बाद इन लोग ने डोशी को कंट्रोल में ले रखा है। अब डोशी वो बंदा है जो टेंशन के अंडर काम करता था, बट अब इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद ये जा रहा है पूची से फाइट करने के लिए। हम लोग को आजा का सीन दिखाया जाता है और वो यही सोच रहा है कि भाई गाबी मारू जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल में टफ है, बट जो भाई आजा का टाओ है वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है गाबी मारू से फाइट करने में। यहाँ पे डोशी जिसको आजा ने अपने कंट्रोल में ले लिया था वो बताता है कि भाई टाओ को इतना आसान नहीं है
है कंट्रोल करना, बट जो आजा का टाओ है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि इसको कंट्रोल में लेने के लिए ट्रेनिंग लगती है। खैर आजा ने कुछ भी नहीं किया, स्टिल वो कर पा रहा सब कुछ, मतलब आजा किसी और लेवल का ही बंदा है। अब यहाँ पे गाबी मारू समझ चुका है कि इस बंदे से भिड़ना मेरे बस की बात तो नहीं है, ये जिंदा यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो इसको चीफ की बात याद आती है जहाँ पे चीफ ने बोला था अगर तुम मरने वाले हो, रूल यही है कि दुश्मन को इतना डैमेज दो कि भाई वो कुछ ना कुछ सोचे कि हाँ ये बंदा खतरनाक तो था। और यहाँ पे गाबी मारू अपने आप को एक हॉलो में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक ऐसा बंदा जिसने अपने ऊपर पूरी आग लगा ली है, वो खुद तो मरेगा ही बट सामने वाले को भी लेके मरेगा। यहाँ पे गाबी मारू एक एक करके अपने निंजुत्सु को यूज करना स्टार्ट कर देता है। के बाद जो भाई आजा है वो समझ चुका है कि जो इसके अटैक्स है वो अब ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और आजा उतनी स्पीड में अब अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले कर पा रहा था। यहाँ पे आजा समझ जाता है कि गाबी मारू अपने आप को मार रहा है और यहाँ पे वो बोल देता है भाई तेरे को मरना है क्या। उसके बाद गाबी मारू बोलता है मेरे को अपनी लाइफ से कोई प्यार नहीं है क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस सिंपल सी चीज ये है कि मेरे को तेरे को मार के रहना है। और यहाँ पे वो बोलता है शिनोबी ग्रुप्स में काम करते हैं, मतलब उनके लिए इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता। तो अगर गाबी मारू यहाँ पे मर भी जाए क्योंकि उसका जो गांव है वहाँ पे और भी शिनोबीज हैं और गांव को कोई खतरा नहीं है इस चीज से। बट यहाँ पे गाबी मारू बोल देता है कि भाई आजा तेरे पास तो कोई ऐसी चीज है ना जिसके लिए तू जीना चाहता है। और यहाँ पे आजा समझ जाता है कि हाँ भाई उसको अपने भाई के लिए जीना ही पड़ेगा, इसीलिए जिस चीज ने उसको स्वेलो करा है यानी कि जो वो टाओ को बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो अब अपनी पूरी जान लगा के अपना टाओ रिलीज करने वाला है। यहाँ पे फूची उस डोशी का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई आजा ने अपना पूरा टाओ रिलीज कर दिया और वो अब किसी मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आजा एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अंदर से भाई एक तरीके से पेड़ की डालियां बाहर आ रही हो और वो अपने आप जाके गाबी मारू पे अटैक कर रही है। गाबी मारू किसी तरीके से बचता है बट एक साथ बहुत सारी डालियां देखकर गाबी मारू वही अपना निंजुत्सु यूज करने की कोशिश करता है। वो बार बार उन डालियों के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से अटैक कर रहा है बट ज्यादा असर नहीं हो पा रहा। गाबी मारू फिर से अपना सेम अटैक यूज करता है क्योंकि आजा फिर से आ चुका है, बट गाबी मारू ये बार बार यूज कर रहा है और अगर वो हद से ज्यादा यूज करेगा तो उसकी अपनी जान को भी दिक्कत है। यहाँ पे आजा एकदम से किसी काली दुनिया के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वो एकदम से सोचता है कि उसकी तो किसी निंजा के साथ फाइट चल रही थी, बट ये क्या मैं यहाँ कहाँ पे आ गया। जिसके बाद आजा गाबी मारू को ढूंढ रहा होता है और जैसे उसको गाबी मारू मिलता है वो बोलता है भाई इस चीज को देखकर, इस काले अंधेरे को देखकर आजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो फिर एक के बाद एक गाबी मारू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आजा गाबी मारू के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर रहा है, बट यहाँ पे तामिया को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई गाबी मारू अपना टाओ यूज क्यों नहीं कर रहा। और इतने में ही मे तामिया को बताती है कि भाई देखो गाबी मारू अपना टाओ यूज करना भूल चुका है और जो सामने वाला बंदा है उसका टाओ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो गाबी मारू इस तरीके से तो नहीं जीत सकता। गाबी मारू भी इस चीज को समझ जाता है, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है उसका जीतना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अगर उसने एक बार अपना निंजुत्सु वापस से यूज करा तो उसकी जान भी जा सकती है। बट वो बोलता है भाई देखो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, वही बात गांव में और बंदे हैं जो उसकी जगह ले लेंगे। बट यहाँ पे गाबी मारू बोल रहा है कि उसको आजा को मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे गाबी मारू को अपनी वाइफ अभी पूरी तरीके से याद भी नहीं है, स्टिल उसकी वाइफ उसको रोकने के लिए आती है बट वो इस चीज को नहीं समझ पाता और आजा भी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो यहाँ पे गाबी मारू और आजा दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं और यहाँ पे तोमा को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका भाई आजा इतना पागल हो क्यों चुका है। वो सोचता है तामिया के बारे में जिसने उसको यही बोला था कि शायद से तू कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए तेरे भाई को सब कुछ करना पड़ रहा है, और तोमा सोचता है ये सब का सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो कमजोर है इसलिए तोमा पागल हो चुका है सबको मारने के लिए। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई आजा को ऐसा लग रहा होता है कि वो गाबी मारू के ऊपर अटैक कर रहा है बट उसका भाई उसको रोकने के लिए आगे आ जाता है और इतने गुस्से में उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जिसके बाद वो कई अटैक्स अपने भाई के ऊपर ही कर देता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका भाई उसको उठाता है और बोलता है भाई मेरे को पता है तेरे को लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं कमजोर हूँ इसलिए तूने सारा का सारा भार अपने ऊपर ले लिया, बट ऐसा नहीं है यार, तू गलत सोच रहा है। मैं मानता हूँ कि मैं तेरे लिए बस एक पार्ट होऊंगा बट तू मेरे लिए पूरा का पूरा हिस्सा है भाई, मतलब तू मेरी दुनिया है। और इतना सुनते ही आजा थोड़ा थोड़ा अपने होश में आ चुका है, कंप्लीटली नहीं बोलूंगा बट उसने अपने एक्शंस को रोक दिया है। यहाँ पे गाबी मारू को लगता है कि भाई यही चांस है, जो अपना ओपोनेंट है वो वीक हो रहा है, वो सोचता है मैं अपना वही निंजुत्सु यूज करता हूँ और अगर गाबी मारू ने यूज किया तो वो मर जाएगा। मैं बीच में आती है और वो अपने टाओ का यूज करके गाबी मारू और भाई आजा के बीच में जितना भी स्पेस है के बीच की पूरी धरती को उखाड़ देती है, जिसके बाद गाबी मारू उस साइड जा ही ना सके। बट यहाँ पे स्टिल उड़ते उड़ते गाबी मारू एक पत्थर के ऊपर लात मार देता है जो कि आजा के जाके लगता है। खैर आजा होश में आ चुका है तो वो तोमा को उस जगह से बाहर फेंक देता है और वो खुद खाई में गिर चुका है, जो मैंने उखाड़ दी थी धरती उसकी खाई के बीच में। यहाँ पे मैं जितनी बड़ी थी वो उससे भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है, जिसको देखकर तामिया बोल रहा है भाई ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे फूची वगैरह किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे सब के सब एक तरीके से इस बैटलफील्ड के ऊपर रुक चुके हैं और तामिया यही बोलता है कि ये जगह तो भाई मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। यहाँ पे सीन आता है सागरी औरों के ग्रुप की तरफ, जहाँ पे ये लोग उस कासल के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके
चुके हैं और भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी सी मूर्तियां हैं। यहाँ पे सागरी देख के बोलती है कि ये सब बहुत ही ज्यादा अलग है और शियोन यहाँ पे किसी तरीके की आवाज सुनता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। इसके बाद यूजुरिहा भी यही बोल रही होती है, भाई किसने बनाया ये बवाल सारा का सारा और कैसी दुनिया है ये, किसी ने बनाया भी, तू बनाया कैसे इन सब चीजों को। खैर यहाँ पे इन लोग को कुछ नहीं पता, कोई भी सामने आ सकता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे होको जिसका सिर्फ सर बचा था वो यही सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं ये सब बोलूंगा कि ये लोग टेंशन को मार रहे थे और यहाँ पे सबका सब जो चल रहा है वो झूठ है, इस आइलैंड के ऊपर जो भी है वो मैन मेड है, भाई ये सब चीजों पे मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि होको ने आज तक सब समझा कि भाई ये सारे के सारे भगवान वगैरह हैं। बट यहाँ पे जो वो देख रहा है उसको यकीन नहीं हो पा रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये लोग आगे चल ही रहे होते हैं इतने में इन लोग को आपस में गावीमारू और सागरी वाला ग्रुप आपस में मिल चुका है। यहाँ पे किसी को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि भाई सागरी वाले ग्रुप वालों ने कपड़े बदल लिए थे, तो ये लोग यही बोल रहे हैं भाई ये कपड़े वपड़े कैसे बदल गए और एक गावीमारू के चोट कैसे लगी पड़ी है, क्या चल रहा है यहाँ पे। इनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इतने में ही मे को बड़ा होता हुआ देखकर होको पूछ लेता उससे कि भाई तूने टाओ का यूज किया था क्या, और इतने में ही फूची बोलता है तू बोल कैसे सकता है लकड़ी के पेड़। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है होको इन सबको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि इन लोग ने मे की जान बचा ली। अब यहाँ पे होको देख के हैरान रह जाता है कि इन लोग ने एक दोषी को अपने कंट्रोल में ले रखा है, साथ में दो सोशी भी थे, मतलब ये जिनके भी नाम ले रहा है वो टेंशन के अंडर काम करते हैं और वो लोग को मारना इतना आसान है ही नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि गावीमारू और इन सब के ग्रुप ने इन लोगों को मार दिया है तो होको को यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और होको के हिसाब से पिछले 1000 साल में कोई भी ह्यूमन ऐसे काम नहीं कर पाया जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये लोग गॉड टेंशन वेंशन सबको मार दे रहे हैं, जो कि आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा बदलाव लाने वाला है। यहाँ पे फूची को पता लगता है कि भाई सेंटा मर चुका है, तो वो जहाँ पे उसको दफना है वहां पे जाता है और भाई देखता है क्या चल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसको पुरानी पुरानी यादें आती है। बट यहाँ पे अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि सिर्फ 8 लोग जो हैं ये बचे हैं और भाई ये कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया और सिर्फ अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो ये लोग सोचते हैं सागरी वगैरह की यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बट गावीमारू की तो हालत चलने वाली है ही नहीं, साथ में मे की भी नहीं है। जिसके बाद सागरी मे को गले लगा लेती है। यहाँ पे शियोन सोच रहा होता है कि भाई ये माना शोगन की मर्जी थी, बट ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा गलत है। अब यहाँ पे सीन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि तामिया बोलता है ये जो तोमा है जिसको हमने अभी तक जिंदा रखा हुआ है ये साला सांप है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा, हमारी हेल्प तक नहीं कर रहा है। जिसके बाद तामिया उसको मारने के लिए जा रहा होता है, बट सागरी चिमा जाती है, वो बोलती है नहीं मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। बट यूजुरिहा याद दिलाती है कि तुम लोग कहाँ पे लड़ रहे हो भाई, गावीमारू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद सागरी रुक जाती है। सागरी गावीमारू से बात करने के लिए जाती है, गावीमारू को होश भी आ जाता है बट स्टिल उसको याद नहीं है, तो वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। के बाद सागरी क्लियरली बोल देती है ये वो गावीमारू है ही नहीं जिसको वो जानती है। और जब वो गावीमारू से पूछती भी है कि तू है कौन, तो गावीमारू बोलता है मैं हूँ गावीमारू द होलो। जिसके बाद हम लोग को सागरी बताती है कि इसने इतना ज्यादा टाओ को यूज कर लिया कि इसकी मेमोरीज ही कंफ्यूज हो गई हैं। और यहाँ पे सागरी इसी चीज को सोच रही होती है, वो यही सोच रही होती है गावीमारू रुका ही नहीं होगा, वो फाइट करता ही गया होगा क्योंकि उसको अपनी वाइफ से मिलना है और इन सब के चक्कर में उसने रेस्ट किया ही नहीं, जिस वजह से ये सब हो रहा है उसके साथ। और यहाँ पे सागरी गावीमारू को यही बताना चाह रही होती है कि वो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई है। के बाद भाई गावीमारू को यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो बहुत बार ट्राई करती है उसको टच करके अपना टाओ उसके साथ कंपेयर करने की ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ जाए, और ऐसा हमने देखा था नुरुगाई कर भी रही थी पहले। तो यहाँ पे यही होता है, सागरी यही करती है, बट इन सबको लग रहा होता है कि भाई ये लोग बोचू जुत्सु परफॉर्म कर रहे हैं। सागरी यहाँ पे गावीमारू को टच कर रही थी जिससे जो इनका टाओ है वो आपस में मिले और गावीमारू की जो मेमोरीज है वो नॉर्मली वापस आ जाए। यहाँ पे सागरी को याद दिलाती है कि तू किसी के लिए आया है यहाँ पे। के बाद गावीमारू को फाइनली अपनी वाइफ की याद आ जाती है और हम लोग को सीन दिखाया जाता है आजा का। यहाँ पे क्योंकि आजा पूरा का पूरा फट चुका था बट वो 1 मिनट के अंदर अपने आप को पूरा हील कर लेता है और वो समझ जाता है कि टाओ ने उसको कंज्यूम कर लिया था। बट सीन ये अगर उसने एक बार टाओ पे कंट्रोल ले लिया भाई उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे आजा के पास बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद वो बोलता है इनको खाने में और अपने टाओ को मास्टर करने में इनकी हेल्प बड़ी लगने वाली है। और यहाँ पे क्योंकि गावीमारू की याददाश्त वापस आ चुकी है तो ये लोग किसी जगह पे आ चुके हैं गुफा टाइप में, जहाँ पे सारे के सारे अंदर एंटर कर रहे हैं। कोई भी मॉन्स्टर मेरे हिसाब से इधर नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पे शियोन स्टिल बोलता है कि भाई अपने आप के गार्ड को डाउन मत करो क्योंकि जो टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही पावर्स को यूज करने में लगे पड़े हैं। यहाँ पे इनको यही बताया जा रहा होता है तामिया वगैरह को कि भाई वो जो टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि 5 ये बंदे लगे थे सिर्फ एक टेंशन को मारने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि उन लोग को पता लग चुका होगा कि उनमें से एक मर चुका है तो वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग गावीमारू से पूछते हैं और यहाँ पे गावीमारू बोलता है क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी है तो हाँ वो भी एक टेंशन से मिला था, बट वो बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जिसके बाद यूजुरिहा बोलना स्टार्ट कर देती है तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे यार, हम लोग वापस चलते हैं ना। बट यहाँ पे गावीमारू मना कर देता है, वो बोलता है मेरे को एक ऐसी सिक्योर चीज चाहिए जिसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ शांति से रह सकूं। और यहाँ पे यूजुरिहा सागरी को ये बोलने लग जाती है क्योंकि ये इवागाकुरे विलेज का शिनोबी है तो ये तेरे को इल्यूजन
कंफ्यूजन के अंदर डाल रहा है, ये सब का सब झूठ बोल रहा है, इसकी कोई वाइफ है ही नहीं, ये बस तेरे को पागल बनाने के लिए ये सब चीजें बोल रहा है ताकि तू इसकी बात पे यकीन करे। अब यहाँ पे यूजुरिहा स्टिल नहीं ही मान रही होती तो काबिमारू बोलता है ये सब झूठ नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ और मैं द एलेक्सर ऑफ द लाइफ को यहाँ से लेके जाके ही रहूंगा। जिसके बाद यूजुरिहा बोलती है कि अगर तू इस चीज को प्रूफ कर सके तो मैं मान लूंगी, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि काबिमारू की कोई वाइफ है भी। अब यहाँ पे काबिमारू अपनी वाइफ की आवाज के बारे में बता रहा होता है कि थोड़ी सी धीरे थोड़ी सी तेज है और लाइक बाकी सब चीजें जो वो फील कर पा रहा है, जैसे कि उसकी वाइफ की जो आंखें हैं वो हंसते हुए छोटी हो जाती हैं और बहुत ही सारी चीजें वो बताता है जिससे इन लोग को कम से कम एटलीस्ट इतना यकीन हो सके कि भाई हाँ वो असली में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे काबिमारू ये भी बोलता है कि जो उसकी वाइफ के हेयर है उनमें से बहुत ही प्यारी परफ्यूम स्मेल आती है, लाइक ऐसा जैसे वो जमीन के ऊपर लेटा हो और भाई फूलों की स्मेल आ रही हो। और यहाँ पे काबिमारू बोलता है कि उसका नाम है यूई। जिसके बाद वो बोलता है इसका मेरे को तुम्हारे को प्रूफ करने का कोई और तरीका नहीं है, मेरे को इस आइलैंड से निकलना ही पड़ेगा और उससे मिलना ही पड़ेगा, बस यही तरीका है। और यहाँ पे तामिया बोलता है ताकि तू अपनी स्वीट हार्ट से मिल सके, भाई तू ये सब कर रहा है हम लोग को भी घसीट रहा है। जिसके बाद काबिमारू बोलता है वो मेरी वाइफ है। और जिसके बाद तामिया और शियोन सारे के सारे काबिमारू का साथ देने के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि उन लोग को लग रहा है ये बंदा कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और यहाँ पे आजा उन सब मॉन्स्टर को मार के उनको खा ही रहा होता है, इतने में रेन उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है मुडुआन को तू नहीं मारा है बे, क्योंकि तू यहाँ का लग नहीं रहा। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रेन बिना किसी बात किए आजा के ऊपर अटैक कर देता है। आजा अपने आप को हील कर लेता है बट रेन बोलता है मेरे को पता नहीं क्यों बट तू बढ़िया लगा एक इंसान। तो खैर यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जो कि जाता है फूची की तरफ और उसने डोशी को उसको छोड़ दिया है। वो बोल रहा है उसको किसी को मारने का मन नहीं है इसलिए जा यार। यहाँ पे वो जो डोशी है वो इनको दिक्कत तो देगा बात के अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट सीन आता है गुफा की तरफ जहाँ पे सागरी और यूजुरिहा देख रहे हैं मे को। मे की भाई जो हेल्थ है वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रही। बट यहाँ पे यूजुरिहा को यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है। खैर यहाँ पे भाई फूची बताता है कि इसने अपनी पावर्स की यूज करी थी और शायद से ये भी उनमें से एक टेंशन ही है। जिसके बाद इन लोग को यकीन नहीं हो रहा कि ये भी उन मॉन्स्टर्स की साथी है। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई फूची मे के लिए कोई दवाई बना रहा है, उसके पास थोड़ा कमी मटेरियल बचा है बट वो बोल रहा है जैसे ही वो मे को ठीक कर देगा उसको सारे के सारे आंसर्स चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली का एक बंदा मर चुका है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और वो सागरी को भी बोल रहा है कि हेल्प कर मेरी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है सीधा काबिमारू की तरफ और यहाँ पे काबिमारू बोलता है मेरे को तुम लोग की एक हेल्प चाहिए। यहाँ पे तामिया, शियोन, नुरुगाई और तोमा है जिनको वो बोल रहा है मेरे साथ तुम लोग एक साथ बैटल करो। और वो बोल रहा है क्योंकि उसकी बैटल की इंस्टिंक्ट को वो देखना चाहता है किस हद तक वापस आई है, इसलिए इन लोग को अब मिल के बैटल करनी है काबिमारू से। तो यहाँ पे तामिया यही बोल रहा होता है ज्यादा हल्के में नहीं ले रहा हम लोग को। अब यहाँ पे काबिमारू तोमा को बोल रहा होता है क्योंकि उसने आजा चोबे को मारा तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा तोमा को ही होगा, तो भाई उसको बोलता है रुकियो मत, सबसे तगड़े तरीके से अटैक करियो। और यहाँ पे शियोन वगैरह बोल ही रहे अगर इसने ज्यादा कुछ करा तो इसको उड़ा देंगे। के बाद तामिया उसको अपनी स्वॉर्ड देता है और यहाँ पे बोल रहा है अटैक करो। काबिमारू यहाँ पे ये तो समझ चुका है कि भाई ज्यादा टाओ का यूज करोगे तो वो तुम्हें खुद ही कंज्यूम कर लेगा, इसलिए काबिमारू को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो यूज भी कर पाए और वो उसको कंज्यूम भी ना करे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है तोमा बहुत ही स्पीड में आता है भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए। बट यहाँ पे काबिमारू अपनी आंखों तक को बंद कर लेता है ताकि वो तोमा को सिर्फ फील कर पाए। तोमा यहाँ पे दे के अपनी तलवार से यूज कर रहा है अटैक करने की, बट काबिमारू सिर्फ एक टच के अंदर तोमा को भाई इतनी दूर भगा देता है। इतने में ही तामिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। काबिमारू के ऊपर बिल्कुल उसका अटैक लगने ही वाला होता है बट काबिमारू एक बैक फ्लिप मार के सिर्फ हल्का सा टाओ का यूज करके टच करता है और वो तामिया के वीक स्पॉट पे मारता है। के बाद तामिया भी बहुत दूर चला जाता है। और अब बारी है नुरुगाई की। बट यहाँ पे नुरुगाई के पीछे वो सारे के सारे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद काबिमारू नुरुगाई को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़ के अपने टाओ को रिलीज करता है, जिसके बाद वो तीनों के तीनों पीछे हो चुके हैं। और यहाँ पे काबिमारू ये समझ चुका है भाई टाओ को यूज करना ही पड़ेगा, वो लोग हजारों सालों से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लेवल पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे काबिमारू के पास एक टेक्निक है, वो सोच रहा है जैसे वो अपने टाओ को यूज करेंगे मेरे ऊपर, मैं उनके टाओ का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक कर दूंगा। यहाँ पे नुरुगाई बोलती है कि अगर तू इसी चीज का यूज करेगा भाई तू टेंशन को भी मार सकता है, बट काबिमारू बोलता है मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। के बाद शियोन बोलता है बट काबिमारू उस लेवल पे पहुंच सकता है। वो सोचता है कि यार मैं इसको क्या बताऊं क्योंकि क्रिमिनल है। बट यहाँ पे भाई शियोन उसको काबिमारू को बताता है भाई हो सकता है टाओ के कुछ टाइप भी हो अलग अलग तरीके के। खैर काबिमारू इसके बारे में सोच रहा ही होता है। बट इतने में ही हम लोग को सीन दिखाया जाता है तोमा का और भाई तामिया का। यहाँ पे तोमा तामिया के आगे गिर चुका है, वो उसको बोल रहा है कि प्लीज यार मेरे को फाइट करना सिखा दे, कैसे ब्लेड को यूज करते हैं प्रॉपरली। बट यहाँ पे तामिया बोल रहा है क्यों बे, मैं क्यों तेरे को सिखाऊं, मैं तेरे पे ट्रस्ट कैसे कर लूं। और यहाँ पे तामिया क्योंकि नहीं मान रहा होता तो भाई तोमा अपने बालों को काट देता है और बोलता है मैं कुछ भी करूंगा बट मेरे को भाई प्लीज सिखा दे। और यहाँ पे तोमा और तामिया की बातचीत हो चुकी है। कि बाद तोमा बोलता है वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। यहाँ पे सीन सीधा आता है आजा की फाइट की तरफ। यहाँ पे रेन इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है भाई, जहाँ पे वो फूल कंज्यूम करके टान बना देते हैं वहां पे आजा को कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे रेन एक बहुत ही अलग तरीके का अटैक करता है। यहाँ पे आजा बच बच के भागता है, वो बोलता है इस तरीके से तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा।
बट वो सोचता है अगर उसने टाओ को दोबारा यूज करा और दोबारा उसको कंज्यूम कर लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट नहीं, आजा यहाँ पे नहीं रुकता। वो बोलता है अगर मैंने टाओ को यूज नहीं करा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। के बाद वो वापस से उसी मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आजा उसके ऊपर पूरी अपनी फुर्ती से अटैक करता है, बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद भाई रेन का एक हाथ काट देता है आजा। देखकर मैं शॉक्ड हो गया। बट यहाँ पे जिसके बाद आजा दोबारा से अटैक करता है और वो भाई रेन को पूरा का पूरा फाड़ देता है। बोलता है तुम्हारी नाभि ही तुम्हारी कमजोरी है ना। और वो उनको मारने के बाद सोचता है कि भाई रेन मर चुका है, बट यहाँ पे रेन उसके पीछे आ चुका है और उसने बहुत ही सारे रेन बना दिए। ये एक तरीके से क्लोन जुत्सु टाइप का है। और यहाँ पे रेन इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस फ्लावर को इसने कंज्यूम करा आजा ने, उसको कंट्रोल भी कर पा रहा है। अब यहाँ पे आजा इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता अपने टाओ को, वरना वो उसको पूरा का पूरा खत्म ही कर देगा। यहाँ पे रेन आजा के पेट पे मारता है अपने हाथ से, और सिर्फ एक बार मारने से भाई आजा यहाँ पे सोच चुका है। वो बोल रहा है अब इससे एक्सपेरिमेंट करने वाला रेन। खैर यहाँ पे आजा अपना होश खो देता है। वो एकदम से किसी दूसरी दुनिया के अंदर जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो यही बोल रहा है टोमा को कि भाई वो वापस जरूर आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आजा को होश आता है, यहाँ पे रेन भाई, क्योंकि तुम लोग को पता है ये मेल फीमेल कुछ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये ईमेल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे रीन इसको बताती है कि भाई पिछले हजारों सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आजा के साथ हुआ है। मतलब ये टान में कन्वर्ट होने वाला था, बट इसके टाओ ने उस चीज को इवॉल्व कर दिया और ये सर्वाइव कर गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। जिसके बाद अब रीन आजा के साथ बोचु जुत्सु परफॉर्म करना चाहती है। यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि टाओ 5 टाइप का होता है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और ये पांचों चीजें टाओ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे वो बोचु जुत्सु परफॉर्म करना चाहती है, बट आजा भाई को तोमा की याद आती है। जिसके बाद वो बोलता है मेरे को ये बता पहले कि ये आइलैंड को तुमने बनाया कैसे। और यहाँ पे हम लोग का सीन आता है गुफा के अंदर, जहाँ पे मे हमको बताती है, यानी कि ये सारी बातें हम लोग को मे से सुन के फूची बता रहा है कि टेंसन और ये सब जो बनाया है ये सिर्फ एक बंदे ने बनाया। इसके पीछे सारा का सारा सिर्फ एक बंदे का हाथ है। एक ऐसा बंदा जो कि असल में सन्यासी था, उसने सोचा कुछ ऐसा असल में एग्जिस्ट करता होगा और वो इसीलिए रिसर्च करने लगा इमोर्टेलिटी की। और क्योंकि टाओइज्म में मतलब सबका सब यहाँ पे बताया जाता है कि सबका सब टाओ से रिलेटेड है। और जैसे ही वो सन्यासी इस आइलैंड के ऊपर आया, उसको मिला कोई तरीका जिससे भाई वो मैनिपुलेट कर सकता है टाओ को। अब उसने अलग अलग क्रिएचर्स जो भी होते हैं उनके बीच में भाई बोचु जुत्सु करवाया। और ऐसे ही बहुत ही सारे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स के बीच में बोचु जुत्सु परफॉर्म कराने के बाद ये टेंसन पैदा हो गए। ये टेंसन ह्यूमन और जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्यूजन से बना है। मतलब ये लोग मेल फीमेल कुछ भी बन सकते हैं, जो तुम लोग को दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे मैं हम लोग को यही बताना चाहती है कि ये लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने टाओ के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करी है पिछले हजारों सालों में कि कोई भी ह्यूमन इनके आगे कोई चांस ही नहीं एग्जिस्ट करता कि ये उसको हरा भी सकते हैं। पर एक चीज है जो उन लोग को भी हरा सकती है, और वो है बस एक चीज, टाओ। तो यहाँ पे यूजुरिया पूछती है कि भाई अब तुम लोग को मिल चुका है कि तुम लोग मरोगे ही नहीं, अमर हो चुके हो, तुम लोग इसी आइलैंड के ऊपर क्यों रहते हो। के बाद बताती है भाई मैं कि टाओ के हिसाब से जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स और जो भी इनको टेक्निक करनी पड़ती है उसको बोला जाता है नाइतन हो। अब देखो टाओइज्म के हिसाब से अगर तुम लोग को इमोर्टेलिटी चाहिए तो तुम लोग को बहुत ही सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेडिटेशन को करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है नाइतन हो। बट अगर भाई देखो हर किसी की बॉडी वगैरह सब कुछ सूट नहीं करता, बट अगर उस चीज को भी सपोर्ट करवाना है उसके लिए ये लोग एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा गायतन हो। इसका मतलब गायतान हो में ये होगा कि इन लोग को कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह को सबको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, बट ये लोग इमोर्टल भी बन जाएंगे। इसका मतलब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं द एलिक्सर ऑफ द लाइफ की, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो जो एलिक्सर ऑफ द लाइफ है वो अभी तक पूरा बना नहीं है, बल्कि जिस टान को ये पीते हैं वो अभी अधूरा है। बस उसके जरिए ये लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी द एलिक्सर ऑफ द लाइफ बना नहीं है, ये बस टान उसका एक प्रोटोटाइप है। तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये लोग एक इंसान को मारते हैं, जो भी उसकी बची कुछ जिंदगी होती है तो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको पी लेते हैं, जिससे इनकी खुद की लाइफ बढ़ जाती है। बस ये चल रहा है अभी तक। बट यहाँ पे यूजुरिया बोलती है अगर तुम लोग के पास इतना सारा टान है ही सही, तो तुम लोग को मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इमोर्टल करके किसी को भी करना क्या है। तुम लोग खुद टान पीते रहो, जिंदा रहो, और तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे मैं बोलती है ये सब तो शूफू को ही पता होगा, और यहाँ पे शूफू वही बंदा है जिसने ये सब का सब क्रिएट करा है। वो बंदा भाई हम लोग को बताया जाता है 3100 लोगों को यहाँ से गायब हो गया था, 3000 बच्चे, 100 क्राफ्टमैन थे, और उसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं। और बताया जाता है कि वो हजारों सालों तक जिंदा रहा। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी भी जिंदा है और यहीं पे कहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे सीन आजा और रेन की तरफ आता है, जहाँ पे रेन बताती है कि सबको बनाया गया किसी पर्पस के लिए। जैसे ये जो होको वाले लोग हैं जो पौधे पेड़ पौधे बन गए थे, इन लोग को बनाया गया देखने के लिए इमोर्टल बंदे कैसे हो सकते हैं। जो सोशी वाली ब्रीड इनकी है उनको बनाया गया होको को टाओइज्म सिखाने के लिए। और ये जो टेंसन बने हैं ये ग्रैंड मास्टर शूफू जो भी है उसके टाओ को और फ्लावर्स के टाओ को मिला के बनाया गया। अब यहाँ पे आजा बोलता है अच्छा तो तुम लोग ऐसा करोगे, तुम लोग को अगर एक बार पता लग गया
एलिक्सर कैसे बनाना है, तुम लोग इस आइलैंड के ऊपर सब लोग को मार दोगे और फिर एलिक्सर बना लोगे। यहाँ पे भाई जो रेन है वो बोलती है कि जो कि पूरा का पूरा मेन लैंड है, मतलब जो पूरी धरती के अंदर लोग रहते हैं, ये सबको मार के द एलिक्सर ऑफ द लाइफ को बनाने वाले हैं, जो चीज भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे ये आजा को ऑफर देती है, अगर तू हम लोग की हेल्प करेगा, हम लोग को ज्वाइन करेगा, बोचुजुत्सु में हेल्प करेगा, तो हम लोग तेरे को छोड़ देंगे, अपने साथ रखेंगे। और यहाँ पे आजा समझ जाता है कि ये इस कंडीशन में तो इसको नहीं ही मार सकता, यहाँ पे बोझ करने के अलावा कोई भी इरादा नहीं है। भाई बंदा पता क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी, ताकि ढंग से बोचुजुत्सु परफॉर्म कर पाए। ब्रो लेजिट। और यहाँ पे सीन मे की तरफ आता है, जो कि अपने आप को हील ही नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जगह से टान बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, भाई ये बना नहीं सकती टान को अब नए को, वो बहुत ही कम है। जैसा गाबी मारू ने अपने आप को हील कर लिया था, वो बहुत ही कम टान था, बट मे को बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि मे और रीन पहले 2 जोड़ी वाले स्टूडेंट थे जिनको शूफू ने बनाया था। और यहाँ पे हम लोग को ये यही बताती है मे कि रेन बदल गया, उसने भाई एलिक्सर ऑफ द लाइफ को बनाने के लिए वो बिल्कुल पागल हो गया, के बाद उसने इसको भी भूल गया मे को। और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि उसने इसको इतना ज्यादा इस पे भी एक्सपेरिमेंट करा कि इसको बच्चा बना दिया। अब सीन ये है, अगर ये अपने टाओ को बहुत ही ज्यादा यूज करेगी, सिंपल है, ये पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर मे चाहे तो वो किसी और का टाओ यूज करके अपने आप को जिंदा रख सकती है। बट यहाँ पे होको यही बोलता है कि तू मेरे टाओ को यूज करके अपने आप को जिंदा रख, जल्दी कर ये सब। यहाँ पे होको बोलता है अगर रेन उसके टाओ को यूज नहीं करेगी तो वो वैसे भी पेड़ में बदल जाएगा और मरने ही वाला है। जिसके बाद होको अपनी स्टोरी बताता है, वो बोलता है मेरी फैमिली, मेरी डॉटर, सबके सब पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जब मेरी बारी आई तो मेरे को मे दिख गई। यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये बंदा अपने आप को नहीं पेड़ में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो इसने मे को ले गया। इसको पता था कि मे इस आइलैंड को छोड़ना चाहती है, बट क्योंकि ये उसके साथ रहना चाहता था, इसको उसके अंदर अपनी बेटी दिखती थी, तो इसीलिए होको ने सोचा कि भाई वो इसके साथ ही रहेगा। और इसी वजह से ये सोचता है कि इसकी यही सजा है कि मे इसका सारा टाओ यूज करके इसको खत्म कर दे। बट यहाँ पे मे बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। वो ये बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के दोनों असली फैमिली थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी होको के साथ। जिसके बाद मे सच में इसका टाओ अपने अंदर ले लेती है और यूं बोलती है हम लोग असली में बाप बेटी ही थे। जिसके बाद ये गुड बाय फादर बोल के होको यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है शोगन इस बार किस किस को भेज रहा है। शूगन और जिका का तो तुम लोग को पता ही है, 2 और असाइनमेंट को भेजा जाने वाला है, और साथ के साथ 4 मेजर जो बंदे हैं, चीफ भेज रहा है इवागाकुरे विलेज वालों को, और उनका साथ देने के लिए 50 निंजा और है। तीसरा वाला जो असाइनमेंट इनके साथ जा रहा है उसका नाम है कियोमारू, और ये बंदा रैंक्ड भी नहीं है, अभी बच्चा है ये, बट स्टिल इसकी स्किल्स तुम देखना वहां पे जाके। और चौथी वाली है इसुजू, वो एक वुमेन है, बट स्टिल वो भी रैंक्ड नहीं है, बट है वो भी खतरनाक। और यहाँ पे शूगन बोलता है इनको कोई लेना देना नहीं है इवागाकुरे विलेज वालों से, इनको बस अपने बंदों को, जो भी इनकी फैमिली है, यामाडा क्लैन वालों को वापस लेके आना, बाकी से कोई मतलब नहीं है इन लोग। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कियोमारू बोलता है कि वो किसी से कम नहीं है, वो इन सारे निंजास को यहीं पे काट देगा। और जिसके बाद वो एक निंजा के ऊपर अटैक कर देता है, खैर वो मारता नहीं है, सिर्फ मास्क काटता है। के बाद इसू को रोक देती है, बट यहाँ पे वो निंजा बोलते हैं हम लोग तुमको ट्रस्ट दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम बोलो हम अपने में से एक बंदे को मार देते हैं। जिसके बाद कियोमारू बोलता है कि चल ठीक है, तू अपने आप को मार के दिखा। और यहाँ पे वो निंजा हंसते हंसते भाई अपनी गर्दन को काट देता है यहाँ पे गाना गाते हुए, और यहाँ पे वो निंजा मर चुका है। जिसके बाद यहाँ पे जो इनकी बहसबाजी है वो रुक चुकी है। शूगन बस यही बोल रहा है हमको इन यामाडा असाइमोन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, इवागाकुरे विलेज वालों से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद इवागाकुरे विलेज वाले बंदों को ये समझाया चीफ ने, कुछ भी हो जाए गाबी मारू को मारो, तुम सबको मरना पड़ जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम लोग की लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, गाबी मारू को मारना। यहाँ पे कियोमारू शूगन को बोलता है कि भाई हम लोग इन पे भरोसा कर नहीं सकते इवागाकुरे विलेज वालों पे। यहाँ पे शूगन भी यही बोलता है कि मेरे को पता है ये लोग क्रिमिनल से कहीं पे कम नहीं है, हम लोग इन पे भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग एलिक्सर को खुद ढूंढेंगे अपने बलबूते पे, बस हम लोग का मिशन ये है कि हम लोग को यामाडा असाइमोन को वापस लाना है। और यहाँ पे कियोमारू पूछता है तो बाकी के जो क्रिमिनल्स वहाँ पे हैं उनका क्या करना है, तो यहाँ पे शूगन ने क्लियरली बोल दिया है कि जो क्रिमिनल मिले सबको मार दो। और यहाँ पे जिका इनके मैनेजर से बात कर रहा होता है, जो कि बोलता है शोगन बोल रहा है फटाफट काम करके हम लोग को इवागाकुरे विलेज वालों को अपना दोस्त बनाना है। यहाँ पे जिका क्लियरली बोल देता है जिस शिप को तुम यहाँ पे से भेज रहे हो वहाँ पे बस तबाही ही तबाही होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। खैर यहाँ पे ये सारे के सारे उस आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सीन आता है गाबी मारू की तरफ, जहाँ पे ये लोग सागरी वगैरह इन लोग को बता रहे होते हैं कि यामाडा असाइमोन ने ये प्लान किया था कि एक रिजर्व ग्रुप बनाया जाएगा, मतलब जैसे ये लोग वापस नहीं आएंगे तो दूसरा ग्रुप आएगा और वो भी क्रिमिनल्स को साथ में लेके आएगा। बट गाबी मारू इतने में ही पूछता है कि जो भी तुम्हारा ग्रुप ये शूगन ला रहा है सच में हमारा साथी है। यहाँ पे सागरी बोलती है हाँ वो हमारा साथी है। और यहाँ पे तामिया वगैरह बोलते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए ना टाओ का यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पे शियोन बताता है जब वो और शूगन आपस में प्रैक्टिस करते थे तो भाई शूगन को काफी पता है सिक्स सेंस वगैरह के बारे में, इसका मतलब वो टाओ को यूज करना शायद से कहीं ना कहीं जानता है क्योंकि उसने ही वेव्स नाम दिया था इन सब चीजों को। और यहाँ पे सीन शूगन की तरफ आता है जो कि अपनी तलवार
इसुजू को दे देता है और एक मॉन्स्टर को सिर्फ वो एक घूसे के अंदर खत्म कर देता है टाओ का यूज करके। यार हम लोग को सीन वापस से गुफा में ही लेके जाया जाता है जहाँ पे तामिया वगैरह और यूजुरिहा वगैरह बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे का नाम तो इंसिडेंट में था, और तामिया इतने में ही बोल देता है कौन सा इंसिडेंट। यहाँ पे सागरी बताती है एक सिल्वर सरपेंट क्लैन नाम का कोई क्लैन होगा, मतलब उसके अंदर का जो बॉस था उसको पकड़ लिया, और ये शोगन वगैरह उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे कि तेरे बाकी के बंदे कहाँ हैं, बट ये ज्यादा दिक्कत दे रहा था उन लोगों को। तो भाई शोगन को बुलाया गया, उसने इसको तो मारा ही, इसके क्लैन के 20 और बंदों को भी मार दिया, जिसके बाद से ये लोग समझते हैं कि भाई शोगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे इसीलिए शोगन ने खुश होकर उसको एक तलवार गिफ्ट की जिसका नाम था फूरीबुत्सु, और ये काफी फेमस ब्लेड है। बट यहाँ पे तामिया बोलता है इतनी क्या बड़ी बात हो गई, जिसके बाद सागरी बोलती है अरे नहीं नहीं वैसे वो बहुत बढ़िया बंदा है। और यहाँ पे फूची बताता है वो सागरी का पहला प्यार है। के बाद ये लोग थोड़ा मजा वगैरह लेना चालू कर देते हैं कि अच्छा भाई शादी वगैरह करने का भी प्लान था क्या। बट यहाँ पे सागरी बोलती है ऐसा कुछ नहीं था, वो छोटी थी बट बस वो उसको एडमायर करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमें साथ के साथ ही बीच बीच में सीन दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पे शोगन बहुत ही सारे मॉन्स्टर को बिना तलवार का यूज करे ही खत्म करे जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि सागरी को रैंक दिलवाने के लिए भी शोगन ने हेल्प करी। यहाँ पे भाई इन लोग के बीच में यही बात चल रही होती है कि शोगन हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बट इतने में शियोन बोल देता है मेरे को नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जो तूने स्टोरी बताई वो थोड़ी सी गलत है। यामाडास वैसे इसके बारे में बात नहीं करते, बट मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। शोगन ने इतने बुरे तरीके से मारा था, उसने 20 बंदों को नहीं 100 बंदों को मारा था, के अंदर बड़े बच्चे बूढ़े सब थे, और उसने किसी को भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जो उस क्लैन का हेड था उसके सामने जो उनका सबसे छोटा बच्चा था, मतलब भाई वो भी पैदा भी नहीं हुआ था ढंग से, शोगन ने उसको भी काट दिया, रोते रोते काटा। बट ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे शियोन क्लियरली बता देता है कि वो किसी क्रिमिनल को तो छोड़ेगा ही नहीं, साथ में हम असाइमॉन्स को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने इनकी हेल्प करी है थोड़ी सी भी, ऐसा टाइप का बंदा है वो। और यहाँ पे हम लोग को शोगन के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उसको एइजन ने ट्रेन किया था। हम लोग को ये भी बताया जाता है कि शोगन के माँ बाप को बचपन में ही मार दिया गया, और वो यही बोल रहा था कि भाई जो तुम यामाडा असाइमन वाले होते हो ना, तुम लोग एक स्ट्राइक में मार देते हो, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। बट यहाँ पे शोगन बोलता है अगर मैं होता मैं ब्लेड की शेप को खराब कर देता और जो क्रिमिनल्स है उनके सर पे दे के मारता ताकि वो और तड़फे। से हम लोग को ये तो समझ में आ चुका है कि इस बंदे की सोच कुछ ज्यादा ही दरिंदगी वाली है। खैर यहाँ पे एइजन बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, मैं तेरे ब्लेड को शार्प कर दिया करूंगा जिससे तू ये सब काम ना कर पाए, बट अगर तू फिर भी चाहे तो तू कर सकता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है धीरे धीरे करके शोगन थोड़ा सा ठीक हो चुका है। बट यहाँ पे भाई जो वो आइलैंड के ऊपर आया उसने देखा कि एइजन मर चुका है, और इस चीज के ऊपर भाई वो चिल्लाने लग जाता है पागलों की तरह। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि शोगन भाई एइजन के लिए मंत्र वगैरह पढ़ रहा है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। खैर हम लोग को दिखाया जाता है इवागाकुरे विलेज की एक निंजा जो है वो भाई एनालाइज कर रही है, और वो यूं बोल रही है कि जिका कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा लग रहा है, बट इस बंदे के मुंह पे कुछ निशान ही नहीं है। जिसके बाद वो यही प्लान बना रही होती है कि भाई गाबीमारू को ये आइलैंड वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मेरे को लग रहा है, तो हम लोग को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद इतने में ही पीछे से कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि भाई इवागाकुरे विलेज के निंजास को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे उनको कंट्रोल करने वाला एक डोशी भी होता है जो कि बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो सबको बोलता है अटैक कर दो। के बाद वो लोग शोगन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे इसुजू और कियोमारू उसको बचा लेते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग अब फाइट करना स्टार्ट हो चुके हैं, ये लोग मॉन्स्टर को एक एक करके काट रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कियोमारू और इसुजू ने तो मार के दिखाई दिया है, तो यहाँ पे इवागाकुरे विलेज वाले बोलते हैं हम भी अपनी स्किल दिखाते हैं। जिसके बाद ये सारे के सारे जो भी कैप्चर थे वो सब बाहर आ जाते हैं, और एकदम से बहुत ही सारे मिलके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके एक मॉन्स्टर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं बुरी तरीके से। और इनका तरीका यही है, ये ग्रुप में रह के फाइट करते हैं, इंडिविजुअल इनके लिए मैटर नहीं करता। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर किसी तरीके से बच के भाई शोगन की तरफ चला जाता है जो कि मंत्र बस पढ़ चुका होता है, और शोगन जैसे उस किताब को बंद करता है, यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो मॉन्स्टर बस अटैक करने वाला होता है, शोगन रो रहा होता है, स्टिल बिना देखे भाई वो अपनी तलवार खोलता है और उस मॉन्स्टर के 4 हिस्से करके समुद्र में फेंक देता है। और ये सीन देखकर ऑरा बहुत ही ज्यादा प्लस में जा चुका है शोगन का। और यहाँ पे शोगन अपने ब्लेड की शेप जो है वो खराब कर रहा होता है ताकि ये मॉन्स्टर एक अटैक में ना मरे। इसके बाद वो बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा जो आइलैंड के ऊपर हो, बहुत ही दरिंदगी से। और यहाँ पे वो जो डोशी होता है वो इस बात को सीरियसली ले लेता है, वो अटैक करने के लिए आता है शोगन के ऊपर। बट नेक्स्ट ही सीन के अंदर हम लोग देखते हैं शोगन ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, यहाँ तक कि उस डोशी तक को खत्म कर दिया बिल्कुल। बट वो रीजनरेट कर सकता है तो वो अभी तक नहीं मरा। और यहाँ पे शोगन यही बोल रहा होता है अच्छा तो तेरे रीजनरेशन की एक लिमिट है, मैं तेरे से पूछूंगा क्वेश्चन, उनके चुपचाप जवाब दियो, और जितना नहीं देगा मैं तेरे को काटता चला जाऊंगा। और यहाँ पे शोगन उस डोशी को मारता हुआ क्वेश्चन ही पूछ रहा होता है, इतने में जिका आके उसको रोकने लगता है और बोलता है क्यों ना हमने इतने सारे मॉन्स्टर देखे हैं तो हम लोग वापस घर जाएं और बता दें उन लोग को ताकि वो और बंदों को भेज सके। बट यहाँ पे शोगन जिका के ऊपर ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तू हमसे बड़ा है, तूने अपनी ब्लेड को भी नहीं निकाला एक बारी। के बाद जिका भाई बहुत ही खतरनाक वे में बोलता है तेरे को पता है मैं अपनी तलवार नहीं निकाल सकता। और शोगन जो कि सबको झाड़ता रहता है वो चुप हो चुका है, मतलब जिका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खैर यहाँ पे शोगन सॉरी बोलते है जिका को कि मैंने ऐसे बदतमीजी
जी से बात करी और यहाँ पे इवागाकुरे विलेज वाले बोल रहे हैं जो इसको टॉर्चर करना है डोशी को, वो लोग हम लोग देखते हैं, हम लोग इनसे निकलवाते हैं इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे शियोन उनको यही समझा रहा है कि हम लोग को दो ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, एक जो एलिक्सर को ढूंढेगा, दूसरा जो रास्ता ढूंढेगा वापस घर जाने का। जिसके बाद यूजुरिहा उछलती भी आती है और बोलती है जो एस्केप ग्रुप है ना उसमें तो मैं हूँ भाई, क्योंकि इसको पहले ही भागना है यहाँ। खैर गाबीमारू यहाँ पे बता देता है कि दोनों के दोनों रास्ते होराय से होते हुए जा रहे हैं, मतलब वो जगह जहाँ पे टेंशन रहते हैं, भागना है तो उनसे फाइट तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे शियोन इनको अपना प्लान समझा ही रहा होता है, बट यूजुरिहा बोलती है हम लोग बेस के ऊपर ऐसे टेंशन की हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो क्यों ना हम लोग ये ग्रुप बना के क्यों काम कर रहे हैं, हमारी मर्जी ना, हमको जाना तो हम जाएंगे। तो यहाँ पे शियोन बोलता है बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं और जो भी साइलेंट के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आजा भी उनके साथ मिल चुका है। तो यहाँ पे शियोन बोलता है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो जिसको जो चूज करना है, जो करना है वो करो, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी है। खैर यहाँ पे शियोन बोलता है मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और जिसको भी साथ में काम करना है वो लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बट एक पलक के अंदर ये सारे के सारे अंदर घुस जाते हैं, और क्योंकि मोस्ट लॉजिकल जो रीजन है वो यही है कि अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तभी ये लोग जीत सकते हैं, सब लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे यूजुरिहा भी समझ चुकी है, वो भी यही बोलती है जितनी मर्जी देर लगे, बट भाई वो जब तक यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे देखो सबका सब प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है, फूचीन सबको ये बता रहा है कि हम लोग को क्या क्या करना है। जिसके बाद वो मे से पूछता है और मे यहाँ पे बताती है कि देखो अगर इन लोग को निकलना है, पहली बात तो तुम लोग को इस आइलैंड को ऐसा बनाया गया है कि तुम लोग यहाँ से वापस जा ही नहीं सकते हो। जो भी यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगा, बहुत ही बड़े बड़े समुद्र के अंदर मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर तुम लोग को मार देंगे और यहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं है। बट तुम लोग को एक बात याद होनी चाहिए कि जिका वापस गया था अपने बलबूते पे। बट जिसके बाद हम लोग को मे आगे का बताती है कि अगर इन लोग को सच में निकलना है तो वो जो होराई है, जो भी इनकी रिसर्च लैब वगैरह है, वहां पे से एक रास्ता जाता है, नीचे को गेट है, वहां से जो शिप निकलती है या बोट निकलती है, उनके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता, क्योंकि मॉन्स्टर को यही सिखाया गया कि जो भी यहाँ से जाएगा उनके ऊपर अटैक नहीं करना। पहली बात तो इनको एलिक्सर लेना पड़ेगा जो कि रेन की या मे की जो लैब है वहां पे है, और दूसरा इन लोग को शिप से निकलना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा रास्ता है, टेंशन लोगों को हराना ही पड़ेगा वरना ये लोग यहाँ से नहीं ही जा सकते। अब यहाँ पे यूजुरिहा और गाबीमारू इन लोग को समझाने वाले। अब देखो मैं तुम लोग को बहुत डीपली समझाऊंगा, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं सीधा बता देता हूँ कि जो माइंड की गेम्स है, यहाँ टाओ को कैसे माइंड से कंट्रोल करते हैं वो इनको सिखा रही है यूजुरिहा, और बॉडी से टाओ को कैसे यूज करते हैं वो इनको सिखा रहा है गाबीमारू। जहाँ पे अपनी बॉडी पे कैसे अपने हिस्सों को कंट्रोल कर लेना है और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब सीख रहे हैं ये लोग। इसके बाद ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, मतलब तामिया ही मेनली थकता है। यहाँ पे जो तोमा है वो काफी अच्छा फील कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है उसका भाई अभी जिंदा है। इसके बाद इन लोग की ऐसी बहसबाजी हो रही होती है। अब यहाँ पे शियोन ने पता नहीं कैसे पर ये पता लगा लिया इन लोग के टाओ का टाइप कौन सा है, तो फायर वाली जगह पे तामिया और गाबीमारू को खड़ा किया जाता है। सागरी और शियोन का वुड टाइप है, तामिया और गाबीमारू का फायर टाइप है, और बाकी जो लोग बचे हैं उनको वाटर, मेटल और अर्थ में बांट दिया गया। मतलब ये पहचान चुके हैं किसका कौन सा टाइप है। किसी और के टाओ को बढ़िया करने को बोलते हैं रेस्टोरेशन, और अगर किसी और के टाओ को खराब यानी कि वीक करना हो तो उसको बोलते हैं हिंडरिंग। अब यहाँ पे यूजुरिहा बोलती है अपना तो पता लग गया बट टेंशन का, तो यहाँ पे मे बोलती है मैं बताती हूँ, मेरे को याद है किसका कौन सा है। फायर वाले में टेंशन है जूफा, ताओफा वुड में, जूजिन और रान वाटर में, गुइफा का है मेटल, और मुदान और रेन का है भाई अर्थ, और जिसको इन्होंने मारा है वो वही था मुदान जो भी है। यहाँ पे शियोन बताता है अगर तुम लोग का टाओ जो सामने वाला जिससे भी तुम फाइट कर रहे हो उसके जो टाओ है उसको वीक कर देता है तब तो तुम उससे फाइट कर सकते हो, और अगर वीक नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह तुम्हारा उसके आगे कोई चांस नहीं है, वहां से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि एलेक्सर को लेने के लिए 3 बंदों का ग्रुप बना है, सागरी, यूजुरिहा और गाबीमारू। जिसके बाद यूजुरिहा तुम लोग को पता पागल होगी क्योंकि उसको भागने वाले रास्ते पे जाना था। अब देखो जो एस्केप वाले ग्रुप वाले है ना, उनमें भाई 2 बंदे चाहिए, एक तो जो वो गेट खोलेगा, दूसरा जो शिप का जुगाड़ करेंगे। तो मतलब 2 ग्रुप्स बन गए यहाँ पे, सब ग्रुप में 3-3 बंदे हैं। अब यहाँ पे बात इतनी सी है कि मे को सब कुछ पता है और वो जानती है कि भाई क्या करना है, तो वो यहाँ से निकल क्यों नहीं। और यहाँ पे गाबीमारू इस चीज को मेंशन करके बोलता है तेरे को कुछ तो करना है इस आइलैंड के ऊपर, वरना अगर तेरे को निकलना होता तू यहाँ से निकल जाती, तू चाहती भी है यहाँ से निकलना पर तू निकल क्यों नहीं रही। तो इससे पहले कुछ हो गाबीमारू मे को बोलता है तू हम लोग को अपनी स्टोरी बता जो भी हो। यहाँ पे मे बताती है कि जो रेन है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, वो लोगों को मारता ही जा रहा है, मारता ही जा रहा है, और ग्रैंड मास्टर शूफू भी उसको रोक नहीं रहे। तो वो एक बार रेन और शूफू से मिलना चाहती है, शायद से वो यही कोशिश करेगी कि इनको समझा सके, बट वो लोग अब समझने वाले नहीं है। और यहाँ पे मे को भी बस रेन को और शूफू को देखना है, जिसके बाद वो चली जाएगी इस आइलैंड को छोड़कर और नॉर्मल जिंदगी जिएगी जैसे कि गाबीमारू को जीनी है। गाबीमारू को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जहाँ पे वो भी यही बोलती कि हम लोग शांति से जिएंगे, और गाबीमारू मे को प्रॉमिस करता है कि वो उसको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, वो उनको दिखाएगा जरूर उन लोग को, और यहाँ पे मे को फिर उसकी जिंदगी जीने को मिल जाएगी जो शांति से वो जीना चाहती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ये लोग आजा के साथ मिलके कोई सेज रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई भी नया बंदा आता है तो ये लोग करते ही है। जिसके बाद टाओफा इससे बात कर रही होती है, बट भाई एकदम से एक बंदा उनमें से अटैक
अटैक कर देता है आजा के ऊपर, बट आजा इतने तगड़े तरीके से कि जो भी मूवमेंट है उसको पहचान पा रहा है, मतलब वो इनके लेवल तक पहुंच चुका है। बट यहाँ पे रेन बोलता है मैं तुम लोग को इसको कुछ भी नहीं करने दूंगा आजा को, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट करने का बंदा है। यहाँ पे वो उसको लेके जा रहा है और वो इसके टाओ को अब और भी ढंग के तरीके से डिटेल में पढ़ने वाला है। और यहाँ पे आजा ये तो समझ चुका है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बट सीन ये है वो बोल रहा है अभी भी वो रेन को नहीं मार सकता क्योंकि वो उसकी वजह से स्ट्रांग हुआ है। तो इसको ये नहीं पता कि रेन कितना ज्यादा स्ट्रांग है भाई। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, रेन आजा को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लेके आता है जहाँ पे बानको नाम का एक बहुत ही बड़ा सा फ्लावर है और ये हेल्प करता है लोगों को मार के उनका टान बनाने में। मतलब ये वही चीज है, एलिक्सर ऑफ द लाइफ ही बनाने में ये हेल्प करता है, बट अभी तक जो हम लोग को बताया जा रहा है पूरा नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। बट यहाँ पे रेन बोलता है कि उसको बहुत ही सारी क्वांटिटी में चाहिए ये टान, और यहाँ पे आजा को ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्यों चाहिए भाई, करना क्या है इसको। और यहाँ पे सीन तो देख लो भाई, एक बात तो ऐसी है, अगर रेन इस चीज में सक्सेसफुल हो गया तो वो सबको मार देगा जो भी मेनलैंड के ऊपर रहते हैं, मतलब उसमें टोमा भी आ जाएगा क्योंकि उसका भी टान बनेगा ना फिर। तो यहाँ पे आजा को ये सोचकर गुस्सा आ रहा होता है, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता और रेन बोलता है वो इसका थोड़ा सा पार्ट काटेगा और शायद से वो इसी फ्लावर को देने वाला खाने के लिए। खैर देखते हैं क्या होने वाला है। खैर यहाँ पे सीन आता है गाबीमारू, सागिरी, यूजुरिहा और मे की तरफ, जो कि रात के टाइम पे निकल चुके हैं। हम लोग को थोड़ा पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे तामिया बोल रहा होता है कि भाई रात को क्यों जाना है, बट यहाँ पे गाबीमारू बोलता है हम लोग शिनोबी है, हम लोग सही टाइम देखते हैं। और मे बोलती है रात को हम लोग का टाओ सबसे वीकेस्ट होता है, तो रात का टाइम बिल्कुल बढ़िया रहेगा, तो इसलिए ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ पे गाबीमारू और इनको रास्ता बताएंगे, मतलब ये लोग सिग्नल देंगे फ्लेम्स के थ्रू, अगर रेड गई तो मतलब रुक जाओ और अगर ब्लू फ्लेम है इसका मतलब चलते चलो आगे। तो यहाँ पे यही होता है। बाकी सारों को अब गाबीमारू ने ब्लू कलर की फ्लेम दिखा दी है, इसका मतलब ये लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मे इनको पूरा का पूरा बता देती है अंदर का और बाहर का क्या हिसाब है, जो अलग अलग टेंशन है वो अलग अलग चीजें करते हैं, मतलब कुछ बहुत जुजुत्सु परफॉर्म करते हैं रात के टाइम पे, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि रात को जो रेन की लेबोरेटरी है वो बंद होती है क्योंकि वो फ्लावर रात को काम नहीं करता, और इसीलिए रात का टाइम और सब कुछ ये रास्ता वस्ता आप सब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि इनको किसी भी टेंशन से फाइट नहीं करनी, और अगर फाइट हुई तो सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात ये है रात का टाइम है, मूनलाइट कमरों तक नहीं पहुंचेगी। सिंपल सी बात है, गाबीमारू बोलता है हम लोग अपने टाओ का यूज करके सब कुछ देखने वाले हैं, कौन सी चीज कहाँ पे है, क्योंकि टाओ से ये सब कुछ देख भी सकते हैं। बट यहाँ पे गाबीमारू, सागरी, मे और यूजुरिहा जब देख रहे होते हैं तो मे और सागरी थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि अंदर मरे हुए लोग भी है जिनके ऊपर फूल उग चुके हैं। तो गाबीमारू और यूजुरिहा बोलते हैं तुम लोग रहन दो, हम लोग देख लेंगे, हम लोग शिनोबी है। जैसे यूजुरिहा इनको सिखा रही थी अपने माइंड के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, वैसे अगर हम लोग करना सीख जाएं, मतलब अगर हम लोग करेंगे तो भाई ये लोग जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह खड़े हैं उनको भी मार सकते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन कब उनके पास पहुंच चुका है, क्योंकि वो लोग टाओ पे कंट्रोल कर चुके हैं। अब ये लोग गाबीमारू और को, भाई ये लोग टेंशन के कासल के बिल्कुल बाहर पहुंच गए और गाबीमारू को कुछ भी अंदर से नहीं हो रहा। बट जैसे ये लोग गेट खोलते हैं, एक टेंशन वहाँ पे बिल्कुल इन्हीं के तरीके से अपने टाओ को रोक के खड़ा था और वो एकदम से इनके सामने आता है जिसका नाम है रान। और वो मेरे को बोलता है अच्छा तेरे को काफी अच्छा लगा देखकर, बट सीन ये है तुम लोग में से एक बंदा हम लोग ने पहले ही पकड़ रखा है और उसने हम लोग को बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि तुम लोग यहीं पे आने वाले हो। जिसके बाद हम लोग को आजा का सीन दिखाया जाता है, उसने रेन की एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी इन लोग को सब कुछ बता दिया कि भाई तोमा यहीं पे आ रहा है, वो इन लोग को सेंस कर पा रहा है। आजा ने सारी डिटेल दे दी थी उन लोग को, और यहाँ पे ये लोग कोई हेजी की कुछ करके कुछ रिचुअल करने वाले, क्योंकि जितने भी बंदे आ रहे हैं इन सबका अलग अलग टाओ है। तो ये जो रिचुअल है इसके अंदर ये सारे ह्यूमंस की बलि देने वाले एक तरीके से, और ग्रैंड मास्टर शूफू को सारा का सारा इनका टाओ देने वाले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इन सबको मारने का टाइम आ चुका है। और यही है हेकीजी फुकुशो रिचुअल, मतलब सारे के सारे टेंशन अब इनको मारने के लिए जा रहे हैं और सब के सब बट भी चुके हैं। तो इसका मतलब अब हम लोग को फाइट देखने को मिलने वाली है पूरा आधा सीजन। और यहाँ पे गाबीमारू के प्लान के हिसाब से हम लोग को टेंशन से फाइट नहीं करनी थी, बट यहाँ पे सारे के सारे टेंशन अब फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इनका प्लान वो वाला फेल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को पहले का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सागिरी यही पूछ रही होती है कि अगर मान लो यार हम लोग को सही में टेंशन मिल गए और हम लोग को उनसे फाइट करनी पड़ी, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे गाबीमारू बोलता है अगर हम लोग के आगे टेंशन आ गए तो हम लोग को प्लान बी को अपनाना पड़ेगा। वो एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर हम लोग को टेंशन से फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो एक बार फाइट में इन्वॉल्व हो गए तो वहां से भागना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग अपनी पूरी जान लगाएंगे, उनको हराएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और इसीलिए अब फाइट शुरू होने वाली है। और यहाँ पे रान जिस टेंशन से हमारी फाइट होने वाली है वो मे को बोल रहा होता है बहन वापिस आ जा, तू हम लोग की पार्टनर है, हमारे भाई ने जो भी किया वो सब जो भी था भूल जाओ उसको, बट अब तू हमारे साथ आ जा, क्योंकि जो परफेक्ट टान है यानी कि द एलिक्सर ऑफ द लाइफ पूरा बनने वाला है। और अगर तू हम लोग
लोग की चीज को छोड़ के जा रही है तो ये बिल्कुल तेरे लिए बेकार हो जाएगा। इतना सुनते ही गाबीमारू शॉक्ड हो जाता है कि भाई द एलिक्सर ऑफ द लाइफ बन चुका है। यहाँ पे रान हमको और आगे का बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि ह्यूमन के ऊपर हमने पूरी स्टडी करी के बाद हम लोग को परफेक्टली पता लग चुका है अब हम लोग को क्या करना है, जिससे द एलिक्सर ऑफ द लाइफ बस बन चुका है। और यहाँ पे रान क्लियरली बोलता है हम लोग के पास फाइट करने का अब कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग को और टान इकट्ठा करना है, क्योंकि एलिक्सर ऑफ द लाइफ बस बन चुका है। तो हम लोग को हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए जो कि तुम लोग से मिल जाएगा। और यहाँ पे रान क्लियरली बताता है कि भाई रेन ने हेकिजी फुशुको नाम का कोई रिचुअल शुरू भी कर दिया है, जिसके अंदर इन लोग की बलि दी जाने वाली है। अब यहाँ पे मे बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके बोलती है कि तुम लोग, मैं समझ चुकी हूँ उस चीज को, मैं तुम लोग से मिलने के लिए आई थी, बट मुझे अब ये भी समझ में आ चुका है कि तुम लोग के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा ही अलग है। इसलिए वो आगे बढ़ती है और बोलती है मैं इस आइलैंड के ऊपर बस तुम लोग से मिलने के लिए आई थी, कि इसके बाद मैं भी इस आइलैंड को छोड़ के जा रही हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जिसके बाद रान बोलता है फिर तो हमारे पास क्लियरली कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब तुम सब लोग को बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे गाबीमारू हम लोग को समझा रहा होता है हम लोग को उनको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी ऐसे बंदे का टाव जो सामने वाले के टाव को वीक कर दे या फिर हम उनके टेंडन को उड़ा दे। अब यहाँ पे शियोन बोलता है बट अगर बिल्कुल उल्टा हो गया फिर क्या करने वाले हैं। जैसे कि बताता है गुइफा जो है उसके खिलाफ अगर गाबीमारू फाइट करेगा तो गाबीमारू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको गाबीमारू मार सकता है। बट यही अगर फाइट रान के खिलाफ हो, जिसके खिलाफ अभी हो भी रही है, भाई वो बंदा है वाटर टाइप, और अगर उसके खिलाफ फायर टाइप फाइट करेगा तो ऑब्वियसली गाबीमारू वीक हो जाएगा। और बात ऐसी भी नहीं है कि आग और पानी की लड़ाई में पानी ही जीतता है, बट सीन ये है उनका टाव हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है। यहाँ पे गाबीमारू को शियोन यही बोल रहा होता है तो भाई अब क्या करने वाला है तू फिर। इसके बाद गाबीमारू बोलता है मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पे सागरी यही सोच रही होती है कि यार जो बंदा जिसके आगे गाबीमारू सबसे ज्यादा वीक हो सकता है वही बंदे को हमारे सामने आना था। बट यहाँ पे गाबीमारू सागिरी और मे को बोलता है तुम लोग जाओ जहाँ पे द एलिक्सर ऑफ द लाइफ है उसको ढूंढो, मैं और यूजुरिहा इसको संभालते। और यहाँ पे यूजुरिहा ये बोलने लग जाती है कि भाई वो क्यों रुके यहाँ पे। बट यहाँ पे गाबीमारू बोलता है क्योंकि यूजुरिहा का अर्थ टाइप है तो वही है एक जो कि रान को दिक्कत दे सकती है। बट यहाँ पे मे बोल देती है ये वो जगह है ही नहीं जिसके लिए हम लोग निकले थे। और यहाँ पे इतने में ही रान अटैक कर देता है, वो एक पूरे पिलर को उड़ा देता है। बट यहाँ पे वो गाबीमारू के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। खैर गाबीमारू यहाँ पे सबसे बच जाता है। और यहाँ पे रान हम लोग को समझाता है यहाँ पे वो पैलेस है ही नहीं जिसके अंदर तुम लोग आए हो, तुम लोग मेरे किले के अंदर आ चुके हो। बट यहाँ पे सागरी औरों को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि इन लोग ने पूरी लोकेशन ट्रैक कर ली थी, भाई कहाँ पे टान है कहाँ पे टाओ क्या क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे लोग के समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद रान इनको आगे की चीजें समझाता है और यहाँ पे रान उस टूटे हुए पिलर को दोबारा ठीक कर देता है क्योंकि हर जगह टाओ ही होता है। यही बताता है कि जो भी टाओ से कंस्ट्रक्शन होता है इस आइलैंड के ऊपर वो सबका सब मैं करता हूँ। क्योंकि मेरे को पता था तुम लोग आने वाले हो तो मैंने पूरी की पूरी जगहें बदल दी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्टली कर सकता है तो इसने सब कुछ इधर उधर कर दिया है जिससे ये लोग कुछ भी ना कर पाए इन लोग का। और यहाँ पे रान बोलता है जो भी तुम लोग अब तक देखते हुए आए हो वो सब का सब इल्यूजन्स था, ऐसा कुछ था ही नहीं जो तुम लोग देख रहे थे। और इतने में ही वो मे को कैद कर लेता है और गाबीमारू यहाँ पे रान के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो यूजुरिहा को बोलता है कि फॉलो करियो प्लान को। अब यहाँ पे भाई गाबीमारू का टाव देख के रान को लग रहा होता है कि उसके बस की कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सारे के सारे अटैक्स को रान बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है और वो यही बोल रहा होता है चाहे तू जितने मर्जी हिट मार ले मेरे ऊपर तू कभी भी मेरे को खत्म नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतना दम है ही नहीं। और इतने में यूजुरिहा अपने भाई टाव को छुपाती हुई उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद वो सोच रही होती है कि वो कुनाए से अटैक करेगी और यहाँ पे अगर वो चाहे तो वो उसके अंदर भी अपने टाव को इंडल्ज कर सकती है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि मे ने उसको ये वाली चीज बताई थी और वो ऐसा ही करती है। बट यहाँ पे रान उस चीज को भी बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है जिसके बाद वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे जिसके बाद रान गाबीमारू और यूजुरिहा दोनों के लात मारता है और गाबीमारू को यही लग रहा होता है शायद से ये मेरे टाव को वीक कर रहा है। गाबीमारू ने जूजिन से फाइट करी थी और गाबीमारू बोल रहा है ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे गाबीमारू यही सोच रहा होता है कि इन लोग से फाइट करना इतना हार्ड है क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे टेंसेन रान बताता है कि भाई वो अपनी पूरी बॉडी के आसपास अपने टाव को फैला के रखता है, एक ऐसे तरीके की है जैसे किसी ने आर्मर डाल रखा हो। आर्मर के अंदर अगर तुम लोग गोली भी मारते हो ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये चीज रान के साथ है, उसके ऊपर तुम लोग जितने मर्जी अटैक कर लो क्योंकि उसने अपने टाव को अपने आसपास फैला रखा है तो तुम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जिसके बाद फाइट नॉर्मली वापस से स्टार्ट होती है, ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं गाबीमारू और रान, बट किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, ये दोनों बराबर तरीके से डॉच कर पा रहे हैं। सीन ये है कि भाई रान कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है क्योंकि गाबीमारू जैसे उसके ऊपर अपने निंजुत्सु का बहुत ही सारे पत्थरों से अटैक करने की कोशिश करता है वो बंदा वापस उन्हीं पत्थरों को गाबीमारू के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पे यूजुरिहा भी यही बोल रही है जिस मुडुआन से इसने फाइट करी थी उनके कंपेयर में ये वाला बंदा जो है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये गाबीमारू को भी टक्कर दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गाबीमारू उस अटैक से भी बच जाता है। जिसके बाद गाबीमारू बोलता है मेरे को पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है और वो यूजुरिहा को ये बोल रहा है अपने प्लान को, असली प्लान को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यूजुरिहा बोलती है ठीक है। और रान यहाँ पे यही सोच रहा है कि अब तक ये लोग जो भी मेरे से फाइट कर रहे थे लोग फाइट नहीं कर रहे थे, अपने प्लान पे नहीं थे। बट यहाँ पे इतने में गाबीमारू भाग रहा होता है
रान डिटेक्ट करता है अपनी आइज से, जिसके बाद जो उसका टाव है गाबीमारू का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो यहाँ पे गाबीमारू को यही बोल रहा होता है कि तू जो मर्जी कर ले, मेरे से कभी भी नहीं भिड़ पाएगा। बट इतने में इतना बोलते ही रान के मुंह पे एक बड़ा तगड़ा घूसा पड़ता है, जिससे हम पहली बार देख रहे हैं कि भाई रान के खून आ चुका है, उसकी फिजिकल बॉडी पे कुछ असर आया है। गाबीमारू बोल रहा है ये तो सिर्फ एक प्लान था जो कि फर्स्ट था, अब मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ अपना दूसरा स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे हमको रेन का हिकिजी फुकुशो रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सबके नाम लिख रहा है और वो यही बता रहा है इन रिचुअल्स में और कर्सेस में नाम की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद वो जो भाई आजा है उससे नाम पूछ रहा है और आजा इनके सबके नाम बता रहा है कि गाबीमारू, तामिया, सागिरी, सबके नाम इन लोग को बता रहा है क्योंकि रिचुअल के अंदर वो नाम यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आजा की और तोमा की एक बार टेंशन से फाइट हुई थी, तो वो उन लोग के सामने क्लियरली बोल देता है कि तुम लोग को पता है मेरा एक भाई भी था मेरे साथ, तो एक कंडीशन है, मैं तुम लोग को सबके नाम बता दूंगा बट मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोग के जो रिचुअल में आना है उसमें साथ दूंगा बट मेरे भाई को भी तुम लोग को अपने साथ लेना पड़ेगा। और यहाँ पे रेन एक एक करके उन सबके नाम लिखता है, कौन सा सैमन किसके साथ आया था सबके नाम लिखता है। जो जो मर चुके हैं उनका जो कागज है वो जल जाते हैं, बट जो शियोन है वो अभी जिंदा है तो उसका कागज नहीं जलता और वो जहाँ पे कहीं पे किसी अगरबत्ती में आग लगाता है। जिसके बाद वो बोलता है शियोन ये बंदा काफी तगड़ा है, खैर इसके सामने जूजिन है इस टाइम पे, और जो इसके टाओ का टाइप है ये बिल्कुल भी जूजिन के खिलाफ में नहीं खड़ा हो पाएगा। बट इसके साथ है नुरुगाई जिसका वाटर टाइप है और वो अटैक करे तो अगर जूजिन को दिक्कत आ सकती है, बट उसका टाओ इतना ज्यादा वीक है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे रेन सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है कि क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ पे रेन बोलता है अगर किसी के अंदर कोई इमोशनल प्रेजेंस आ जाए तो भाई टाओ बढ़ भी सकता है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि तामिया और फूची जो है उनके अगेंस्ट में ताओफा और जूफा। यहाँ पे रेन बोलता है फूची जो है वो ताओफा को दिक्कत दे सकता है, बट भाई दिक्कत यही है ना इन लोग ने टाओ की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है तो ये बोल रहा नहीं ही हरा पाएगा, क्योंकि जो जूफा है टाओफा की साथी वो मार सकती है फूची को। तो इसका मतलब यही है ये लोग अपना ये दिखाना चाह रहे हैं, अभी रेन वेन यही सब कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकी टेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे आजा अपने भाई को खुद ही लेने जाने वाला है, उसका भाई आजा को देखते वैसे ही शांत हो जाएगा। तो ये सारा का सारा सीन अब इनके हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे रेन बोलता है हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो इस टाइम पे गाबीमारू, और सीन सीधा गाबीमारू की तरफ आता है जो कि रान को यही बता रहा होता है, जिसने रान के ऊपर अपना पहला मेथड यूज किया। और हम लोग को पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाबीमारू बोलता है इन लोग से बचने के सिर्फ 3 तरीके हैं। देखो हम लोग को क्लियरली बताया गया है रेस्टोरेशन जो होता है उससे एक बंदे के टाव को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और हिंडरिंग का मतलब है हम लोग दूसरे के टाव को कम कर सकते हैं। बट सीन ये है कि भाई ये सारे की सारी जो चीजें है ये टेंशन के साथ हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो पहली चीज तो हम यही कर सकते हैं, अगर हम लोग को उनके अटैक से बचना है तो हम अपने टाव को बहुत ही ज्यादा कम कर लेंगे, जिससे वो हम लोग के ऊपर इतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जल्दी से। और हम अपने टाव को इतना कम कर देंगे कि जैसे हमारा ओपोनेंट थोड़ा सा अपने टाव को ज्यादा तेज करने की कोशिश करेगा हम उसके ही टाव को उसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो टाव होता है वो पूरे सराउंडिंग में घूमता रहता है, तो हम उसी टाव का यूज कर देंगे ओपोनेंट के ऊपर, और वही गाबीमारू ने अभी किया भी। बट यहाँ पे शियोन बोलता है उनके टाव से उन्हीं के ऊपर अटैक कर देना, क्या ये इतना आसान है? बट यहाँ पे गाबीमारू बताता है कि नुरुगाई से उसने सीखा कि दूसरे के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हैं उन्हीं के टाव को। यूजुरिया से ये सीखा कि अपने आप को गायब कैसे करना है, सागिरी से ये सीखा कि भाई कैसे अपने अंदर का जो ओशन है उसको कंट्रोल करना है, और शियोन से वही सब सिक्स्थ सेंस वगैरह। तो गाबीमारू बोलता है तुम सबका टोटल मिला के मैंने जो भी तुमसे सीखा है मैं सबका सब वहां पे अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे इन लोग की फाइट वापस से शुरू होती है जहाँ पे गाबीमारू बढ़िया तगड़ी टक्कर दे रहा होता है और सामने वाला रान बिल्कुल हिल चुका है। यहाँ पे गाबीमारू यही बोल रहा होता है जो मैं अपने टाव को अभी कम कर रहा हूँ उससे मैं ठीक तो बच तो पा रहा हूँ, बट सीन ये अगर मेरे को एक भी ब्लो ढंग से पड़ा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। और रान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो ये बोल रहा होता है जब से तू इस आइलैंड के ऊपर आया मेरे को लग रहा है तेरा टाव और ही ज्यादा बढ़िया होता ही गया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है तेरे अंदर बहुत ही तगड़ा टैलेंट है क्योंकि तूने मेरे को इम्प्रेस कर दिया। अरे यहाँ पे गाबीमारू बोलता है टैलेंट, तेरे को नहीं लगता तू बहुत ही घटिया वर्ड का यूज कर रहा है? क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे सीखा है वो सब का सब मैंने सीखा है, जितने भी लोगों ने अपनी जान दी उसके बिहाफ पे, जो भी हम लोगों ने जमा करी है चीजें, जो भी हम लोगों ने समझा इस आइलैंड के बारे में, उन सब चीजों को टोटल मिला के मैंने ये सब सीखा है। ना कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है बल्कि जो मेरे इमोशंस है उनकी वजह से मैं ये सब सीख पाया हूँ कि कितना गलत हुआ हम लोगों के साथ। और यहाँ पे सागरी किसी तरीके से भाई मे को खोल लेती है, जिसके बाद ये लोग यही बोल रहे हैं कि ये द एलिक्सिर ऑफ द लाइफ को लेने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे रान इनको रोकने की कोशिश करता है बट गाबीमारू रान को कुछ करने ही नहीं दे रहा। यहाँ पे रान 2-3 बार अटैक करने की कोशिश करता है बट गाबीमारू हर बार बीच में आ जाता है, जिसके बाद सागिरी और मे यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैंने तुम लोग को समझाया कि रान का टाव ही उसके ऊपर यूज कर रहा है गाबीमारू, तो रान सोचता है मैं अपने टाव को कमजोर कर लेता हूँ, मतलब और वीक कर देता हूँ।
उतने में ही उसके ऊपर यूजुरिहा अटैक करके उसको बीच में से काट देती है। तुम लोग को मैंने बताया भी था कि भाई क्योंकि अर्थ टाइप है यूजुरिहा का, तो उसके ऊपर रान के ऊपर असर करेगा, और यहाँ पे वही होता है। यार यहाँ पे रान एक तरीके से मर चुका है, बट सिंपली ये सीन है कि वो अपने फ्लावर फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक मॉन्स्टर फॉर्म, जिसके अंदर उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे सीन रेन की तरफ आता है, जो कि बोलता है अच्छा तो रान ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और यहाँ पे वो यही बोल रहा होता है पिछली कई सदियों में भी ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद वो बोलता था एलिक्सर ऑफ द लाइफ बस बन चुका है, और वो ग्रैंड मास्टर शूफू को यही बता रहा होता है कि ये जो भी गाबीमारू वगैरह है, इनका जो टाओ है वो काफी बढ़िया है, तो पहले हम इनके टाओ को यूज करेंगे अपने द एलिक्सर ऑफ द लाइफ को कंप्लीट करने में और भी बढ़िया तरीके से, जिसके बाद हम लोग आगे आइलैंड से निकलने वाले। और यहाँ पे हम लोग को सीन वापस से फाइट की तरफ लेके जाया जाता है। यहाँ पे गाबीमारू इससे पहले कुछ कर भी पाता, उसकी हालत खराब कर दिया उस मॉन्स्टर ने, और जिसके बाद गाबीमारू को उड़ा के कासल के बाहर ही कर दिया वो वाले, और यूजुरिहा के तो पेट में भाई दीवार विवार घुस चुकी है, तो इन दोनों की हालत जो है वो बिल्कुल मरने जैसी हो चुकी है। यहाँ पे सीन सागरी और मे की तरफ आता है, जो कि आगे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। उन लोग को ऐसा लग रहा होता है कि भाई बहुत ही तगड़ा अटैक हुआ है, बट सागरी बोलती है गाबीमारू ठीक रहेगा। इतने में हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहां पे गाबीमारू की हालत इतनी ज्यादा खराब कर रहा है वो मॉन्स्टर, और गाबीमारू का सर पकड़ के वो मॉन्स्टर उसको जमीन के अंदर दे के मारता है। ऐसा लग रहा है गाबीमारू कोई चींटी है उसके आगे। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है मू डुआन और जू जिन, जिससे भी फाइट इन लोग ने करी है, वो लोग तो भाई स्ट्रेटेजीज नहीं लगा पा रहे थे इस फॉर्म में, बट भाई रान जो है उसका इस फॉर्म पे भी पूरा कंट्रोल है। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पे वो मॉन्स्टर यूजुरिहा को मारने ही वाला होता है, इतने में ही गाबीमारू पीछे से पत्थर फेंक के मारता है और उसका ध्यान अपनी तरफ ले जाता है। इसके बाद हम लोग को इनका पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि यूजुरिहा को वो बचाएगा तभी बढ़िया रहेगा, क्योंकि यूजुरिहा का जो टाओ है वो काम आ सकता है इन लोग के। बट यूजुरिहा बोलती है अगर तू मर रहा होगा तो मैं तेरे को बचाऊंगी नहीं, मैं तो भाग जाऊंगी, क्योंकि उसको अपना ध्यान है ज्यादा। बट यहाँ पे यूजुरिहा स्टिल अपनी पावर्स का यूज करके गाबीमारू को बचाती है, वो उसको लेके भाग रही है। चाहती है वो अकेले भी भाग सकती थी, बट वो गाबीमारू को अपने साथ लेके भागती है। इतने में ही वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, बट यूजुरिहा को हटा के गाबीमारू वो अटैक भी अपने ऊपर ले लेता है। गाबीमारू यहाँ पे यूजुरिहा को हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे रान का दिमाग घूम जाता है और वो गाबीमारू को पूरा का पूरा फाड़ देता है। इतना फाड़ देता है कि एक तरीके से पूरा का पूरा खून बह रहा है गाबीमारू का। यहाँ पे गाबीमारू को रान यही बोल रहा होता है मेरे को पता है हम लोग को तेरी लाइफ चाहिए, बट तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तेरे को मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वो गाबीमारू को दे के फेंकता जमीन के ऊपर, जहाँ पे जो पिलर के ऊपर उसको फेंका गया वो भी पूरा खूनम खून हो चुकी है, और यहाँ पे गाबीमारू एक तरीके से मर ही चुका है बस। जिसके बाद हम लोग को पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूजुरिहा को यही बोल रहा होता है मेरे को पता है मेरे को भी अपनी जान नहीं देनी है, क्योंकि मेरे को घर जाना है, मेरे को अपनी वाइफ से मिलना है, मेरे को जीना है और भी आगे। यहाँ पे गाबीमारू ने यूजुरिहा के लिए वो सब करा जो वो कर सकता था। यहाँ पे गाबीमारू के घायल होने के बाद सागरी को ये फील होता है कि भाई गाबीमारू को कुछ तो हुआ है। वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, बट वो मेरे को यही बोल रही है कि भाई हम लोग को एलिक्सर ऑफ द लाइफ को फटाफट ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वो बोलती है हम किसी भी वजह से यहाँ पे नहीं रुक सकते, इसका मतलब हम लोग को जाना ही पड़ेगा। और जाते जाते सागरी यही सोच रही होती है कि भाई हाँ गाबीमारू हैंडल कर लेगा और बाकी सारे भी। यहाँ पे इतने में ही सीन आता है तोमा, तामिया और फूची की तरफ, जिनके आगे आ चुके हैं आजा, जूफा और तौफा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आजा भाई आके अपने भाई को बुला रहा है तोमा को, और वो ये बोल रहा है मैंने इन लोग के साथ डील कर लिया, अगर हम लोग इनके साथ मिल जाएंगे तो भाई ये लोग हम लोग को भी मॉर्टल बना देंगे। तो इसका मतलब ये है तोमा मेरी बात मान, मेरे साथ आजा, हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे तोमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो यही बोल रहा है भाई भाई क्या कर रहा है यार तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ पे तामिया बोलता है कि भाई फटाफट निकल यहाँ से, क्योंकि तेरा भाई बुला रहा है ना, घबरा क्यों रहा है। इतने में ही फूची तामिया को समझा रहा होता है कि भाई तू क्यों बोल रहा है तोमा को उनके साथ जाने को, ये हम लोग से ही भिड़ेगा फिर। बट यहाँ पे तामिया बोलता है अबे क्या कर लेगा ये हमारा, सबको मार डालूंगा मैं भाई। तो इतने में ही फूची बोल देता है हाँ भाई जा फिर, हमें कोई दिक्कत नहीं है अब तू जा। और यहाँ पे तोमा सही में सर नीचे करके अपने भाई की साइड पे जा रहा है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि फूची तामिया को बोलता है भाई तूने बोला क्यों पर इसको जाने। और यहाँ पे तामिया इतने में ही बोलता है ये हमारे साथ रह के भी हमारा ही दुश्मन है, इसको साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद फूची इस बात को मान जाता है। खैर भाई तोमा ऊपर चढ़ता है और इतने में उसका सर बिल्कुल नीचे ही होता है, बट हम लोग को दिखाया जाता है एकदम से तोमा स्माइल करता है। इसके बाद भाई ये दोनों के दोनों भाई एक तरीके से भाई हंसना स्टार्ट कर देते हैं और जूफा और तौफा के ऊपर अटैक कर देते हैं, दोनों की आंखें काट देते हैं। एक सेकंड के अंदर ये दोनों जगह बदल लेते हैं। भाई तोमा जूफा को बीच में से काट देता है और आजा तौफा का सरी काट के फेंक देता है उसको सीढ़ियों से। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है क्योंकि आजा के बाल खुले पड़े थे, इसीलिए तोमा समझ गया था कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये कोई हाथ वाथ नहीं मिलाने वाला। और ये दोनों भाई समझ चुके थे एक दूसरे की चाल। और यहाँ पे क्योंकि अब भाई जो तोमा है उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है, तो भाई आजा यहाँ पे फूची और तामिया को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने ही उसके भाई का ध्यान रखा। खैर यहाँ पे जो भी इन्होंने जूफा और तौफा को नुकसान पहुंचाया, ये लोग बोलते कि भाई हम लोग की साइड से है, ये गिफ्ट रख लो। बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है भाई तौफा वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ पे तामिया उसको कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो बोलती है तू मेरे टाइप का नहीं है। और जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जूफा भी ठीक हो रहा है और वो बोल रहा है तुम इंसानों से और हम लोग सोच भी कह सकते हैं, तुम हमें
धोखा दे रहे हो। और इतने में हम लोग को दिखाया जाता है आजा बोलता है हम सारे के सारे यहाँ पे चोर है, मतलब क्रिमिनल्स है, तो हम लोग चुराएंगे, जो मर्जी करेंगे, बट हम लोग तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। इसके बाद ये दोनों भाई अपना पोज वोज मार रहे होते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई इन लोग की फाइट वापस से चालू होने वाली है। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। हम लोग को एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोग की सेम पहले भी फाइट हुई थी। और यहाँ पे जूफा बोलता है जो मर्जी हो, रिजल्ट तो सेम ही है। यहाँ पे आजा और तोमा दोनों मिलकर अटैक करने जाते हैं। भाई जूफा वही सोच रहा होता है कि पहले की तरह ये लोग यहीं पे उड़ के आएंगे, बट इस बार ऐसा नहीं होता। भाई आजा नीचे से अटैक करता है और एक एक करके ये दोनों भाई अटैक करते जा रहे हैं। बट सीन ये है तोमा इस बार ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो भाई वो जूफा का दोबारा सर काट देता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जूफा का सर हवा में ही होता है, फिर भी वो भाई सेंजुत्सु का यूज करता है और बहुत सारे बबल से अटैक करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई आजा अपने भाई को पकड़ के बचा लेता है, वरना तोमा का काम फैल जाता है। ये दोनों भाई जूफा के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए जाते हैं, बट इस बार सीन ऐसा है कि भाई जूफा इन दोनों को डॉच कर रहा है। बट यहाँ पे जूफा यही बोल रहा होता है भाई ये दोनों भाई तगड़े तो हैं। और यहाँ पे इतने में ही जूफा टाओ से अटैक करने की कोशिश करता है। आजा को वो लगने भी वाला होता है, बट आजा इतने में ही डॉच कर देता है और इतने में ही जूफा अपने मैन वाले फॉर्म को बदल के वुमेन फॉर्म में आ जाता है और यही बोलता है कि भाई ये बंदा टाओ को डिटेक्ट भी कर सकता है और इसकी जो पावर्स है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वो बात नहीं है, बट असली सीन है ये तोमा। और यहाँ पे वो दोनों के दोनों भाई एक एक करके अटैक करे ही जा रहे हैं। जिसके बाद जूफा बोलता है भाई ये जो तोमा है ये असली डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को इतने में ही दिखाया जाता है कि भाई तोमा मुंह ही काट देता है जूफा का। हम लोग को भाई एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तामिया तोमा को यही सिखा रहा था भाई तलवार को पकड़ने के लिए अंदर गट्स भी होने चाहिए, इसलिए मारने के लिए रेडी रहना पड़ता है किसी को भी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जब पिछली बार इन लोग की फाइट हुई थी जूफा और तौफा से, तब भाई ये दोनों के दोनों भाई घुटनों पे थे और इस टाइम पे जूफा घुटने पे, मतलब चीजें बिल्कुल पलट चुकी हैं। और यहाँ पे जूफा इसी बात को सोच सोच के पागल हो रहा होता है कि भाई मैं घुटने पे कैसे आ गया, तो वो बोल रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब रिचुअल से, मैं इन दोनों को मार के रहूंगा। बट सीन ऐसा है कि ये दो बंदे फाइट नहीं कर रहे, ये भाई एक ही है। इनकी अटैक्स करने की स्पीड इतनी ज्यादा सेम है कि ऐसा लगता है एक ही बंदा अटैक कर रहा है। खैर यहाँ पे सीन आता है तौफा की तरफ, जो कि यूं बोल रही है कि भाई जब भी हम लोग काम में थोड़ा सा डिले करते हैं रेन को गुस्सा आ जाता है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फटाफट निपटाती हूँ मैं तुम लोग को। और वो अपना थोड़े से बाकी के कपड़े भी उतार देती है। यहाँ पे भाई तामिया पागल हो जाता है, भाई क्या फिगर है इस बंदी। बट इतना में हम लोग को दिखाया जाता है फूची बोल रहा होता है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी पे मत जा, क्योंकि जो इसकी रीजनरेशन करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और भाई फूची की जो तारीफ थी उसको थैंक यू बोलते हुए तौफा सीधा अटैक कर देती है तामिया के ऊपर। पहले तो वो पंच मारती है तामिया के पेट में, उसके बाद तामिया हिल चुका है और यहाँ पे लात दे के मारती है उसके सर पे, तामिया को उड़ा दिया यहाँ पे उसने। और यहाँ पे तौफा फूची को बोल रही है देख मेरी बात सुन, अगर तू चाहे तो तू मेरे साथ बोचू जुत्सु कर सकता है। बट इतने में ही फूची उसका हाथ काट देता है, वो मना कर देता है क्लियरली कि भाई मेरे को तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय तेरी बॉडी के अंदर। यहाँ पे इससे पहले तौफा ज्यादा कुछ बोले भाई तामिया एकदम से बोलता है मेरे को भूलो मत, जिसके बाद वो अटैक करने के लिए आ रहा था तौफा के ऊपर, वो अटैक करने की कोशिश करता भी है। बट यहाँ पे तौफा अपने दोनों हाथों को ऐसे फुला लेती है भाई जैसे उसके हाथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और फूची और तामिया दोनों मिलकर अपनी तलवारों से अटैक करते हैं, फिर भी वो तौफा का कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वो दोनों मिलके एक एक करके अटैक करते ही जाते हैं तौफा के ऊपर, भाई बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं वो दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं। बट सीन ऐसा है कि तौफा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, उसको एक भी अटैक नहीं लग रहा, वो सबको डॉच कर दे रही है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फूची एकदम स्टाइल में तौफा की फाइनली टांग काटने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद तामिया उसके ऊपर अटैक करने आता है, बट भाई यहाँ पे वो अपने टाव का यूज करके उन दोनों को दूर धकेल देती है। और यहाँ पे फूची इसी बात को बोलता है कि भाई बिना टाव के हम लोग इस बंदी को तो नहीं हरा सकते। यहाँ पे तामिया फूची के पास आता है, फूची उसको भी यही बताता है कि भाई देख हम लोग को हिंडरिंग को यूज करना पड़ेगा जिससे इसका टाव कम हो, बट सीन ऐसा है हम दोनों ही टाव को ढंग से नहीं देख पाते, तो इसको हराना है अगर तो टाव देखना आना चाहिए, और हम लोग को क्योंकि नहीं आता तो इसको हराना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे तौफा इन दोनों को यही बताती है कि भाई तुम लोग की बलि चढ़ाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे भाई फूची इसी चीज को याद कर रहा होता है कि यार हम लोग को जब शियोन सिखा रहा था, यहाँ पे हम लोग को एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है यहाँ पे शियोन अपना भाई टाव एक्टिवेट करता है, नुरुगाई तामिया और फूची को सिखा भी रहा होता है कि भाई कैसे टाव को डिटेक्ट करते हैं, बट ये लोग भाई कुछ समझने की ट्राई ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये लोग सीखना ही नहीं चाहते। और यहाँ पे अब फूची यही सोच रहा है बिना टाव के इस टेंशन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो टॉफा है इसका टाइप है वुड। सीन ऐसा है कि भाई फूची का मेटल टाइप तो है, बट यार पंगा ये है ना कि भाई उसको टाव देखना ही नहीं आता, तो वो इसको हराए तो हराए कैसे। बट यहाँ पे तामिया कुछ सुनना ही नहीं चाहता, फूची उसको समझाने की कोशिश करता है कि टाव इंपॉर्टेंट है, बट तामिया बोलता है अबे मैं बताता हूँ, जब मैं होता हूँ ना मेरे आगे टाव का नाम मत लिया करो, क्योंकि टाव मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे वो बिना कुछ सोचे समझे टॉफा के ऊपर अटैक करने चला जाता है, कुछ अटैक्स करता है, टॉफा उनको डॉज करती है, टॉफा यही बोल रही होती है भाई सीन ऐसा है टाव इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना ही पड़ेगा तेरे को। बट तामिया कुछ सुनने के मूड में नहीं है, जिसके बाद टॉफा भाई पीछे से लाके टाव को यूज कर देती है तामिया
तामिया के ऊपर और तामिया घुटनों पे आ चुका है। वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये डोशी से ऊपर ही तो लेवल किया है, इसको तो मैं ऐसे ही ले जाऊंगा यार। बट यहाँ पे टॉफा भाई अपना टाव इतनी गंदे तरीके से यूज कर रही है तामिया के ऊपर कि उसकी हालत तो अब खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे टॉफा तामिया को यही बोल रही होती है, देख मेरी बात मान, अपने आप को गिव अप कर दे, क्योंकि बिना टाओगे तुम लोग मेरे को नहीं हरा पाओगे, मैं तुम लोग को टान बनवा दूंगी, मानो बात। बट यहाँ पे तामिया बोलता है अभी मेरे में और दम है, और वो बोलता है वैसे भी तुम लोग तो ह्यूमंस को टॉर्चर ही करते आए हो ना, तो तेरे को तो मजा ही आ रहा होगा। बट यहाँ पे टॉफा एकदम सीरियस मोड में चली जाती है। वो बोलती है मजाक, ये मेरे लिए कुछ भी मजाक नहीं है। और यहाँ पे टॉफा ये बोलती है कि भाई हम लोग इंसानों को खाते ही आ रहे हैं ताकि हम लोग अपने आप को नरिश कर सके, अपने आप को भाई और जिंदगी दे सके, और ये हम लोग करते ही आ रहे हैं। बट सीन ऐसा है, हम लोग को नहीं पता कि अगर हम 1000 साल और भी ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर एलिक्सर ऑफ द लाइफ मिल भी पाएगा कि नहीं, अभी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी सारे टेंशन भी इस चीज को समझ चुके हैं, तो इसीलिए भाई यहाँ पे टॉफा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो अपना बहुत सारे टाओ की पावर को यूज करके तामिया और फूची को पूरा फाड़ देती है, जिसके बाद वो ये बोलती है अगर मैं मजाक में नहीं लूंगी ना सारी की सारी चीजें, भाई मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई तामिया और फूची का काम हो चुका है। और यहाँ पे इतने में ही भाई फूची एकदम से उठता है और वो यही सोच रहा होता है कि भाई टाओ इतना खतरनाक होता है क्या। उसके बाद टॉफा उसके पास आती है और ये बोलती है शायद से अब तू समझ चुका है कि टाओ कितना खतरनाक है, तो मतलब तू अब गिव अप करने वाला है। बट यहाँ पे फूची उठता है और भाई वो यूं बोल रहा है अबे क्या समझ रही है तू, मेरे को मजा आ रहा है भाई, मतलब तुम एक बात सोचो, मेरे को स्टडी करने के लिए और चीजें मिलेंगी, इसका मतलब हम लोग और भी बढ़िया बढ़िया दवाई बना पाएंगे। भाई ऐसी सिचुएशन में जब ये मरने वाला है, ये सोच रहा है दवाई कैसे बनाएगा। और यहाँ पे तामिया खड़ा हो जाता है, वो बोलता है अबे तू पागल है क्या, दवाई, अबे मेरे को मजा आ रहा है इससे फाइट करने में, नया खिलौना मिल गया मेरे को। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टॉफा ये देख रही है कि इनका टाओ सच में खतरनाक होता जा रहा है और इन लोग को तो मजा आ रहा है। टॉफा बोलती है चलो फिर स्टार्ट कर। यहाँ पे इतने में ही फूची और तामिया दोबारा से कूदते हैं भाई टॉफा के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे टॉफा दोबारा अपने टाओ को यूज करती है और वो अटैक जो तामिया के ऊपर लगने ही वाला होता है, एकदम से तामिया को टाओ दिखना स्टार्ट हो जाता है, डॉच करके टॉफा को बीच में से फाड़ देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि टॉफा का दूसरा वाला टाओ आता है इतने में ही, और वो तामिया को बिल्कुल भाई दूसरी साइड पे पटक के फेंक देता है। सीन ऐसा है कि टॉफा बता रही है तेरे को बस वो गलती से दिख गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सीख गया। और यहाँ पे हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे शियोन यही बोल रहा होता है कि टाओ नूरुगाई को नहीं दिख रहा, हो सकता है उसकी कोई एज का फैक्टर हो। बट शियोन हम लोग को बताता है कि भाई तामिया और फूची इस चीज को इसलिए नहीं सीख सकते क्योंकि ये दोनों मोटी बुद्धि हैं। कहने का मतलब ये है ये लोग भाई उस चीज पे बिलीव ही नहीं करते जो ये देख नहीं पाते, और इसलिए इन लोग को लगता है टाओ जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे तामिया तो सोच चुका है, फूची थोड़ा बहुत ट्राई करता है, बट वो यही बोलता है कि भाई जो चीज मैं नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकता उस चीज के ऊपर। और यहाँ पे तामिया ये बोल रहा होता है तू ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे हम लोग दोस्त हो। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि टॉफा तामिया को बिल्कुल भाई अपने टाओ से अटैक करके खत्म करने वाली है, इतने में ही फूची उसको बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे टॉफा फूची के ऊपर भी टाओ से अटैक करने की कोशिश करती है, भाई फूची अपना दिमाग लगाता है, वो कपड़े को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद टाओ उस पे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई तामिया यही बोल रहा है मेरे को टाओ दिख रहा है, फूची यहाँ पे यही बोल रहा है ढंग से टाओ को डिटेक्ट करना सीख ले, क्योंकि अगर तू एक बार सीख गया इसका मतलब हम इसका गेम वेम खेल सकते हैं। इसके बाद फूची और टॉफा की बहुत ही जल्दी जल्दी फाइट चल रही होती है, बट टॉफा यू करती है कि भाई क्लोज रेंज में मेरे को फाइट नहीं दे पाएगा, काफी सारे अटैक्स करती है। यहाँ पे वो यही बोल रही है कि तू मेरे को नहीं हरा पाएगा फूची बेटा, जिसके बाद वो फूची को पूरा फाड़ देती है। और हम लोग को दिखाया जाता है फूची स्टिल खड़ा होने की ट्राई कर रहा है, तामिया भी एक बारी को शॉक्ड हो चुका है, बट टॉफा यहाँ पे यही बोल रही है तेरे दोस्त के साथ तेरा प्यार देख के मैं समझ रही हूँ मेरे को मजा आ रहा है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फूची बोलता है हम लोग दोस्त वोस्त है ही नहीं। हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे फूची यही बोल रहा होता है हम लोग दोस्त नहीं है बट हम लोग दोस्त जैसे ही है। यहाँ पे फूची तामिया को बोलता है मैं मानता हूँ कि तू क्रिमिनल है, बट सीन ये है यार कि मैं तेरे को उतना बुरा नहीं समझता, मैंने और सबने तुम्हारे साथ रह के देखा और हम लोग को ये तो समझ में आ चुका कि तुम लोग दिल से बुरे नहीं हो, और समुराय और क्रिमिनल्स एक जैसे ही होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा और जीने की आग। इसलिए हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ये लोग कम नहीं बस अपने आप को दोस्ती समझते हैं, बट दिखाएंगे नहीं ये लोग। बट सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पे तामिया समझ जाता है अगर मैंने और थोड़ी देर छोड़ा तो फूची का काम टपक जाएगा, इसलिए वो अपनी दूसरी वाली आंख को फोड़ देता है। और इसलिए उसको शियोन का फ्लैशबैक आता है, जिसके बाद वो अपनी दूसरी वाली आंख को फोड़ देता है ये सोच के कि उसको शायद से टाओ दिखने लग जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था जब खून उसकी आंखों के आगे आ गया था तभी उसको टाओ दिखा था, और शायद अब दिख जाएगा। यहाँ पे उसकी आंख को फोड़ने के बाद भाई सच में उसको कुछ दिख तो नहीं रहा, बट उसको सब कुछ अब सेंस होने लगा। इसके बाद वो फूची को पकड़ता है, भाई टॉफा बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करती है उन लोग के ऊपर, बट तामिया सबको डिटेक्ट करता हुआ यहाँ पे भाई फूची को बचा लेता है। और यहाँ पे वो अटैक करने के लिए जा रहा है टॉफा के ऊपर, टॉफा बहुत सारे टाओ का दोबारा यूज करती है, वो सब कुछ दोबारा डॉज कर देता है।
और यहाँ पे अब शुरू हो चुका है तामिया का फ्लैशबैक, जहाँ पे भाई वो तलवारबाजी कर रहा है पहले के टाइम पे, और वो यही बोल रहा है उसको दुनिया के ऊपर राज करना है। बट सीन ऐसा है, उसको सबसे खतरनाक, सबसे शार्पेस्ट तलवारबाज बनना है। इसके लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे उसको जो मर्जी करना पड़े। और तामिया यही बोलता है चाहे उसके साथ जो मर्जी हो जाए, बट भाई वो अपना नाम हिस्ट्री के अंदर एक बार लिखवा के रहेगा, सारे वॉरियर्स को खत्म करके ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उसको एक ओल्ड मैन भी देख रहे होते हैं, एक अंकल, जहाँ पे तामिया ट्रेनिंग करते हुए भाई रात से सुबह हो जाती है, और तामिया यहाँ पे यही बोल रहा है कि ओल्ड मैन आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे तामिया यही बोल रहा होता है उन अंकल को कि भाई आप मेरे से पतले हो फिर भी आप मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे वो अंकल यही जवाब देते हैं कि क्योंकि तू अभी यंग है भाई, तू सब कुछ अभी से पाना चाहता है, बट सीन ये है जैसे जैसे तू बड़ा होता जाएगा, ओल्डर होता जाएगा, सीखता जाएगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और यही चीज अब तामिया देख भी रहा है। और यहाँ पे तामिया हम लोग को यही बताता है कि वो ओल्ड अंकल और कोई नहीं, उसके मास्टर है, जिसके बाद वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाता है। भाई उसको नाम की बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। बट यहाँ पे अब उसको समझ में आता है कि अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो जितना चीजें कम उसके पास होंगी, कम नाम होगा, तो ज्यादा वो बेहतर तरीके से फाइट कर पाएगा। और यहाँ पे टाओफा भाई प्रेजेंट में सीन वापस आता है, जहाँ पे अटैक कर देती है टाओ से, और यहाँ पे तामिया सब कुछ समझ पा रहा है। और यहाँ पे टाओ से बचने के बाद सीधा तामिया भाई टॉफा को पूरा काट देता है बीच में से। बट वो यूं बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज मेरे को मार नहीं पाएगी। बट यहाँ पे तामिया पागल हो जाता है, वो एक के बाद अटैक करे जा रहा है और बोल रहा है मैं तेरे को इतना काटूंगा कि तू जिंदा ही ना हो पाए, मतलब रीजनरेशन ही खत्म कर दूंगा मैं तेरी। अब यहाँ पे फूची को इतने में ये रियलाइज होता है कि भाई तामिया चाहे जितने मर्जी अटैक कर ले टाओफा के ऊपर, क्योंकि वो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि टाओफा का है वुड टाइप। अगर कोई कुछ कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर तो वो है फूची। बट सीन ये इस बंदे को टाओ को ढंग से यूज ही नहीं करना आता, और क्योंकि वो गॉड लेवल की फिगर्स है तो उनको मारना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही फूची को ये रियलाइज होता है कि भाई गावी मारू ने इन लोग को बताया था कि रेस्टोरेशन में एक का टाओ हम बढ़ा सकते हैं, बट हिंड्रेंस मतलब अगर तुम लोग के टाओ आपस में मैच नहीं करते तो तुम दूसरे का टाओ घटा सकते हो। जैसे फूची आराम से चाहे भाई वो टाओफा के टाओ को गिरा सकता है। यहाँ पे फूची इतना ही रियलाइज करते ही एकदम से टाओफा को पकड़ लेता है। यहाँ पे तामिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे फूची उसको बताता है कि भाई हिंड्रेंस इफेक्ट होगा इसके ऊपर अगर मैं इसको पकड़ के रखूंगा, कि मेरी बॉडी का टाओ इसके टाओ से मिलेगा और वो कम करेगा इसके टाओ को। और यहाँ पे फूची सिर्फ तामिया को यही बोलता है फटाफट अटैक कर, अगर मैं असहाय मानू मैं होता ना तो 1 मिनट में कर देता, बट पता नहीं तेरे बस की है कि नहीं। यहाँ पे तामिया को लगता है ये चीज टफ तो बहुत ज्यादा है, बट उसको अपने मास्टर की बात याद आती है कि भाई जितना हो सके उतना ध्यान से देखो कि क्या रह गया पीछे। और यहाँ पे वो बस इतना याद करते ही पूरा अपना कंसंट्रेशन घुसा देता है। और यहाँ पे वो सही में टाओफा का टेंडन काटने में यानी कि उसको मारने में सक्सेसफुल हो चुका है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टाओफा का काम टपकने के बाद सीन आता है सीधा जूफा की साइड पे। यहाँ पे इन लोग की बैटल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद आजा अपनी वही वाली डेंजरस वाली पावर को यूज करने वाला होता है, बट यहाँ पे टोमा उसको मना कर देता है। वो बोलता है नहीं भाई उस वाली पावर को यूज मत कर यार। और यहाँ पे जूफा इन लोग को यही बोल रहा है तुम्हें नहीं पता अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जूफा के पास कोई हाथ आ रहा है ऊपर से, जिसके बाद जैसे वो उसको टच करता है यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है टाओफा उससे हेल्प मांग रही है। जूफा सॉरी बोलता है कि मैं अपनी फाइट में ज्यादा ही गर्म हो गया था, बट हम दोनों एक है, अब हम लोग इनको बताने वाले हैं हम है क्या। इसके बाद भाई अब शायद से ये दोनों अपने फ्लावर फॉर्म में आने वाले हैं, मतलब वही डीमन फॉर्म जिसमें इनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हम लोग को इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे रेन इनका पेरेंट्स है, और यहाँ पे हम लोग को जूफा और टाओफा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेन इनको यही समझा रहा होता है कि तो हम लोग सब मिलके एक फैमिली है और ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे हम लोग को आगे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोशिन और डोशिन जो भी फॉर्म होती है वो मॉन्स्टर्स की, वो सारे के सारे देख रहे हैं, बट टाओफा उनसे डरती है और जूफा बाकी सारे तो पढ़ते हैं, बट जूफा को पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है यार। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई ये लोग की जब बचपन में आपस में प्रैक्टिस में फाइट भी होती थी तब किसी को भी चोट लग जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है ये मरने वाले तो है नहीं। बट जूफा हम लोग को यहाँ पे बताता है कि अगर टाओफा को कुछ हो जाए तो भाई उसको अंदर से पेन होता है और वो इस चीज को नहीं देख सकता। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है मे जूफा को यही समझा रही होती है कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बस तू उसके ध्यान रखता है, उसकी केयर करता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये नॉर्मल है, ये बहुत ही अच्छा निशानी है कि तू भाई काइंड बंदा है, एक अच्छा बंदा है। अब जिसके बाद जूफा हम लोग को बताता है कि भाई रेन एकदम से चेंज हो गया, उसने अपने नेचर को बहुत ज्यादा टफ कर दिया, और यहाँ पे जो होको वाले लोग थे वही जो पेड़ बन गए थे, रेन ने इन सबको ऑर्डर दिया कि तुम लोग अब उनको कंज्यूम करो, मतलब उनकी पावर्स या उनकी जो भी लाइफ बची है उसको यूज करो और अपने आप को खतरनाक बनाओ, क्योंकि तुमको जिस पर्पस के लिए बनाया गया अब तुम्हारा वो करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे जूफा को एकदम से रेन थोड़ा सा बड़ा कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है तुम दोनों बोजू जुत्सु को परफॉर्म करोगे और एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्टडी करोगे। यहाँ पे हम लोग को यही दिखा रहा होता है कि जूफा बता रहा है कि भाई रेन के अंदर से जो भी थोड़ा बहुत भी भोलापन था सब गायब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जूफा को और टाओफा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो भी होको वगैरह को मार के उनका टाओ यूज करते हैं, तो इसीलिए जो ये फ्लावर से टान नहीं बनाते इन लोग ने सोचा हम वैसे अपने टाओ को बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम लोग को बताया जाता है कि मे भी वहां से गायब हो गई। अब यहाँ पे मे के जाने का किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक होती हुई चली गई, जिसके बाद हम लोग को
बताया जाता है कि इनके अंदर से इंसानियत जैसी चीज बिल्कुल गायब होने लगी, मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट होने लगे। अब जो भी जानवर इनके आसपास थे, तुम लोग को पता है ये सबका टाओ चुराने में एक्सपर्ट है। कुछ 100 साल बीते और ये सारे के सारे जानवर वहां से गायब हो गए। कुछ हजारों साल बीते जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो होको बने थे लोग, उन लोग को भी क्योंकि इन लोगों ने सबको खा लिया, टाओ उनका यूज कर लिया, वो भी खत्म हो गए। बट इनकी ट्रेनिंग चलती ही रही। अब यहाँ पे जूफा यही बोल रहा होता है कि भाई सारे होको तो खत्म होते जा रहे हैं, तो अब हम लोग करेंगे क्या। इसके बाद इन लोग को समझ में आ जाता है कि जूफा को होको वगैरह का जो भी टाओ है उसको यूज करना पसंद नहीं है। वो यहाँ पे यही बोलते कि भाई तेरे को पसंद नहीं है तो हम लोग मर जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। हम लोग को अब बाहर से ह्यूमंस को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि हम लोग उनका टाओ कंज्यूम कर सके। और यहाँ पे सीन ऐसा है ना, इन्होंने इतने ज्यादा सालों तक ट्रेनिंग कर ली है, स्टिल एलिक्सर ऑफ द लाइफ को बनाने में ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और बाकी सारे टेंशन छोटे छोटे जो थे पहले, आपस में यही बात कर रहे हैं कि भाई अभी भी कुछ पता नहीं है कि हम बना भी पाएंगे कि नहीं। इसके बाद जूफा बिल्कुल भाई सदमे में जा चुका है कि अभी कुछ पता ही नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लोग मार क्यों रहे हैं उन सबको। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जूफा टाओफा की स्माइल को लेकर बहुत ही ज्यादा भाई चिंतित रहता है। सबके सब जो टेंशन है वो स्माइल कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन के ऊपर। जूफा यहाँ पे यही सोच रहा है कि भाई टाओफा के साथ क्या होने वाला है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है टाओफा एक शिप को रेडी कर रही है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और हम लोग को बताया जा रहा है जो भी इनकी ग्रैंड मास्टर शूफू है, उनका जो भी भाई विलेज वगैरह है, वहाँ पे ये लोग इसको भेजने वाले हैं और इन्विटेशन देंगे कुछ ह्यूमंस को यहाँ पे लाने के लिए, जिसके बाद उनका टाओ यूज करके उनको मार देंगे ना, मतलब समझ जाओ तुम सीन। और यहाँ पे टाओफा भाई यही रेडी कर रही होती है, जिसके बाद जूफा उससे पूछता है कि सच में तू कंफर्टेबल है इस चीज को, ह्यूमंस यहाँ पे आएंगे हम लोग उनको यूज करें तो ठीक लगेगा। और यहाँ पे टाओफा हंस के बोलती है हाँ हाँ। और जैसे ही जूफा समझ जाता है कि भाई ये असल में नहीं बोल रही, तो होको को भी नहीं मारते हुए देखना चाहती थी, तो ह्यूमंस को क्यों मरना देनी चाहिए। बट यहाँ पे जूफा उसको गले लगा लेता है और वो यही बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमंस और जो भी ये होको वगैरह थे वो हम लोग की जिंदगी को बचाने के लिए। और ये दोनों के दोनों रोना स्टार्ट कर देते क्योंकि ये लोग असल में नहीं चाहते, बट अब ये क्या करे, सबके साथ रह रहे हैं तो इनको भी करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को इनका वही डीमन किशिकाय फॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों भाई मिक्स होके एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और ये बोल रहे हैं सबकी सब दुनिया पागल है, हम लोग ठीक है भाई। यहाँ पे वो किशिकाई फॉर्म में पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद भाई आजा उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट इतने बड़े फॉर्म को वो हवा में पंखों से उड़ाते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे इन लोग को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा फॉर्म सच में उड़ भी सकता है। और यहाँ पे तामिया बोल रहा है कि वो इस मॉन्स्टर से फाइट करने जाने वाला है, जिसके बाद फूची उसको बोलता है पागल हो चुका है क्या, मार देगा वो तेरे को। बट यहाँ पे तामिया बोलता है अगर मैंने इसको मार दिया तो भाई मेरा नाम हिस्ट्री में आ जाएगा, इस बंदे को बस अपना नाम लिखवाना है। बट इसको नहीं पता सामने जो डीमन है वो क्या पावरफुल है भाई। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उस किशिकाय फॉर्म में से मतलब कुछ फ्लावर्स वगैरह से निकल रहे हैं, जिसमें से एक तामिया के लग चुका है और वो यहाँ पे पागलों की तरह हंस रहा है। जिसके बाद फूची बड़ी मुश्किल से वो फ्लावर को हटाता है और यहाँ से तामिया को लेके जाता है, क्योंकि अगर तुमको वो फ्लावर लगेगा तो तुम लोग को भाई हंसी आती रहेगी, तुम लोग पागल हो जाओगे। ये सिनेरियो है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है आजा की तरफ, जो कि वो जो भी फूल वगैरह गिर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान है। आजा यहाँ पे बोलता है तोमा अब मेरे को मत रोकियो, और वो आ चुका है अपने मॉन्स्टर फॉर्म के अंदर। के बाद वो अपने एक हाथ को बहुत ही बड़ा पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट करके भाई उसकी शिकाय फॉर्म को पकड़ता है और दूसरे वाले को एक तलवार बना के उनको काट भी देता है। सीन ये होता ना, यहाँ पे भाई आजा यही सोच रहा होता है क्योंकि उसका मेटल टाइप है, टॉफा का जो वुड टाइप है उस पे असर आएगा। सीन ऐसा है कि वहाँ पे एक नहीं दो टेंडन है, तब एक को मारने से कुछ नहीं होगा, दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग रीजनरेट कर जाते हैं। उसके बाद भाई वो जो मॉन्स्टर है उसके अंदर से बहुत ही गंदे तरीके से अटैक किया जाता है आजा के ऊपर। आजा को यहाँ पे पकड़ा जाता है, उसको बहुत ही देर तक घुमाया जाता है हवा के अंदर, मतलब उसको दीवार में घुसाए जा रहे और भाई तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर फाइनली बहुत ही दूर आजा को फेंक देता है उसी कासल के अंदर, जहाँ पे फूची खड़ा होकर यही सोच रहा है कि भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इस मॉन्स्टर से भिड़ना है तो हम लोग को मिलना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है तामिया और आजा आपस में ही फाइट करने लग गए हैं, जिसके बाद फाइट असल में उस मॉन्स्टर से, वो मॉन्स्टर इन दोनों पे अटैक करता है, दोनों ही डॉज कर देते हैं। और यहाँ पे फूची इनको समझा रहा है अभी हम लोग मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, उसको मार देते हैं, उसके बाद तुम दोनों फाइट करके तय कर लेना कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी मत भिड़ो, पहले उस मॉन्स्टर को मारते हैं। और यहाँ पे अब ये चारों हो चुके हैं स्टार्ट उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि ये लोग मिलके अटैक करने वाले हैं तो भाई तोमा जो होता है वो अपनी चलाने लगता है, यहाँ पे तामिया अपनी चलाने लगता है, तो ये लोग की आपस में थोड़ी बहस हो रही होती है। बट इतने में ही आजा कुछ सोच रहा होता है और इतने में ही सामने से भाई वो जो मॉन्स्टर है वो अटैक कर देता है इन लोग के ऊपर। खैर यहाँ पे भाई वो पूरा अटैक तोमा के ऊपर होता है, बट यहाँ पे आजा क्योंकि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है तो भाई वो पक्का डिफेंड कर पाता है इस अटैक को। बट ऐसा है कि भाई उस मॉन्स्टर के अंदर से कुछ अलग अलग तरीके की भाई तार टाइप की बाहर आ रही है और वो उससे अटैक करे जा रहा है और साथ के साथ गोलियां भी चला रहा है। तो आजा
बोल रहा है हर टाइम तो मैं इनको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। और सीन यहाँ पे ऐसा भी है ना कि तामिया और फूची ढंग से टाओ का यूज नहीं कर सकते, बाकी तोमा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आजा यहाँ पे यही सोच रहा है कि जो उसका टाओ है वो टाओफा को तो इफेक्ट करेगा, बट जूफा उसके लिए भी वो सोच रहा है कि उसने शायद से कुछ सोच रखा है। और यहाँ पे हम लोग को भाई रेन का और आजा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे रेन लिखता है नाम लोगों के और उसको पता लग जाता है उनकी पावर्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पे रेन आजा को यही बोलता है कि जो तोमा है वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट फ्यूचर में वो मरने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आजा इसी चीज को सोच रहा होता है, और वो यही सोच रहा होता है कि भाई अपने भाई को तो मेरे को बचाना ही पड़ेगा, मतलब इस मॉन्स्टर को मेरे को अब खत्म करना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा से ऐसा करता भी आया हूँ, अपने भाई को बचाता हुआ ही आया हूँ। और यहाँ पे इतने में ही वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है भाई तोमा की तरफ। तोमा अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और यहाँ पे वो एकदम भागने लगता है। वो बहुत सारे अटैक्स को डॉज करता है, जिसके बाद फूची का हाथ पकड़ के वो फूची को हवा में उड़ाता है। और क्योंकि फूची का मेटल टाइप है तो वो भी टाओफा को इफेक्ट करेगा। वो लोग मॉन्स्टर पे इफेक्ट करते हैं और वो सच में उस मॉन्स्टर पे असर डालता है। इसके बाद तामिया बीच में से पागल सा हो जाता है, वो बोलता है मैं भी अटैक करने जाऊंगा। वो सीधा ही कूद जाता है और भाई वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि भाई तोमा को हल्के में नहीं ले सकते अब तुम लोग। अब यहाँ पे सीन फिलहाल ऐसा है कि आजा यही सोच रहा है कि यार पहले से तो मेरा भाई मेरे पीछे पीछे रहता था, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये खुद का प्रोटेक्शन करना सीख रहा है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो जो मॉन्स्टर है वो अपना फॉर्म बदल लेता है, मतलब अब वो इनके ऊपर अटैक तो नहीं करेगा बट डॉज करेगा सिर्फ, ताकि जो बचा कुचा पार्ट है जो इन लोगों ने काट दिया था अभी तोमा वगैरह ने, वो हील कर सके। तो यहाँ पे आजा यही बोलता है उनके पास एक प्लान है, उनको जूफा को और टाओफा को दोनों का टेंडन को एक साथ काटना पड़ेगा। फूची और तोमा मिलकर अटैक करेंगे, वो लोग मारेंगे टाओफा को और तामिया और आजा मिलके मारेंगे जूफा को। यहाँ पे आजा तोमा को बोलता है देख अपने दिमाग का खुद का यूज करियो, मेरे को पता है तू कर लेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है तामिया यूं बोल देता है कि भाई मैं क्यों करूंगा तेरी हेल्प आजा, बट यहाँ पे आजा उसको थोड़ा मक्खन लगा देता है कि भाई तू इतना खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है, मेरी हेल्प कर दे यार। यहाँ पे वो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आजा यही बोल रहा होता है तुम दोनों को एक साथ मरना है ना, तो मैं तुम दोनों को मारूंगा। जिसके बाद भाई वो मॉन्स्टर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो चारों के ऊपर एक साथ अटैक करता है, बट ये चारों के चारों थोड़ा थोड़ा डॉज कर देते हैं। यहाँ पे आजा एकदम से उड़ता हुआ जाता है, बट यहाँ पे वो मॉन्स्टर भाई जो डिफेंड करने के पोर्शन में था वो अटैक कर देता है और आजा को उड़ा दिया यहाँ पे। इसके बाद तामिया बोल रहा है देखो मैं जो है तुम्हारे लिए ओपनिंग बनाऊंगा, तुम लोग मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद अब ये लोग जा भी रहे हैं और यहाँ पे ये सारे के सारे उसी मॉन्स्टर के अटैक को दोबारा डॉज कर रहे होते हैं, बट हम लोग को दिखाया जाता है बट तामिया के ऊपर वो मॉन्स्टर बहुत ही सारे अटैक कर देता है। यहाँ पे फूची इसी चीज को एनालाइज कर रहा होता है कि भाई तामिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने में पीछे से उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, बट यहाँ पे तोमा उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। आजा को समझ में नहीं आ रहा कि तोमा ने ऐसा क्यों किया, बट तोमा यहाँ पे बोलता है फूची तू मेरे भाई के प्लान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तू ही टाओफा को मारेगा, तो चल फटाफट। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है तामिया भाई बहुत ही गंदे तरीके से उस पूरे मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है अपनी पावर्स का यूज करके। और यहाँ पे यही टाइम है कि दोनों के दोनों जूफा और टाओफा अलग अलग हो चुके हैं, इनके टेंडन को ढूंढो और काट दो। यहाँ पे भाई फूची अटैक करने जाता है टाओफा वाले के ऊपर और आजा हवा में उड़ के जाता है जूफा को मारने के लिए। यहाँ पे सक्सेसफुली ये लोग दोनों के टेंडन को काट देते हैं, बट सीन ऐसा है कि भाई टाओफा अभी भी जिंदा है। यहाँ पे वो तड़प रही होती है, जिसके बाद फूची उसको बाहर निकालता है और यहाँ पे वो एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। हम लोग को दिखाया जाता है जूफा का सीन जो कि अभी भी जिंदा है। आजा उसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसको तब तक मारना पड़ेगा जब तक जूफा का रीजनरेशन खत्म ना हो जाए। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आजा अपना पेट फाड़ देता है, वो उसके अंदर से कोई सीक्रेट वेपन निकाल रहा है और वो यूं बोल रहा है जब मैं रेन के साथ था तब मैंने इनका कोई टाओ इन्फ्यूज्ड करने वाला स्पिरिट वाला कुछ पावर था उसको चुरा लिया था। और यहाँ पे वो बोलता है अगर मैं इनके ऊपर ये डालूंगा तो ये रीजनरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो जूफा के ऊपर डालता है, जूफा यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो अब इसको डालने के बाद रीजनरेट नहीं कर पाएगा। हम लोग को सही बताऊं तो ये रखा था आजा ने गावी मारू को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसको जूफा को मारना था तो इसने यहाँ पे इसको यूज कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जूफा जो है वो रो रहा है, यूं सोच रहा है कि वो टाओफा को नहीं बचा पाया। और बाद में एंड में हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों गले लग रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक साथ ही खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे फूची यही बोल रहा है इन लोग को यकीन नहीं हो रहा कि ये सारे के सारे बच गए एक टाइम। और यहाँ पे सीन आता है सागरी और मे की तरफ, जो कि भाई उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे इनको निकलना है, एलिक्सर ऑफ द लाइफ को ढूंढना है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रिचुअल की जगह पे रेन नहीं है, यहाँ पे गुइफा बैठी हुई है। मैं यहाँ पे यही बोलती है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है, रेन का है। वो बोलती है कि वो यहाँ से जा चुका है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वही जो रिचुअल का सामान पड़ा है, मतलब ये देखते हैं कि फ्यूचर में किसके साथ क्या होने वाला है, वो सब भी चेकिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि गुइफा बोलती है कि वो लोग मे का वेट कर रहे थे, उनको पता था मे आएगी यहाँ पे, बट सागरी यहाँ पे यही सोच रही होती है कि भाई हम लोग को यहाँ से जाने दो। इसके बाद सागरी सोचती है क्योंकि उसको दिख नहीं रहा तो मैं अटैक करने की कोशिश करती हूँ, बट भाई गुइफा सिर्फ अपने हाथ का टाओ यूज करके सागरी को घुटने पे ला देती है कि सागरी यहाँ पे स्टिल हिल पा रही है। और यहाँ पे गुइफा यही बोलते है कि ये इम्प्रेसिव तो है, बट वो अपने और टाओ का यूज करके सागरी को घुटने पे ला देती है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गुइफा को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये लोग अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ पे सागरी अपने घुट्टों पे बैठ के सॉरी वगैरह बोलने लगती है इनको, ये जो भी इनके आइलैंड वगैरह पे आए इनसे गलती हो गई। बट सीन ऐसा है सागरी बोल रही है कि भाई हम लोग का नुकसान है, हम लोग आपस में फाइट
कर क्यों रहे हैं, तुम लोग हम लोग को जाने दो, हम लोग को कोई एलिक्सर नहीं चाहिए, बस हम लोग को घर जाने दो। और गुइफा बोलती है तुम लोग जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सीन ऐसा है यहाँ पे गुइफा सागरी को एक भाई इल्यूजन दिखाने वाली है, कुछ गेंजुत्सु टाइप का, और यहाँ पे वो बताने वाली है कि रेन है कहाँ पे असल में। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रेन नीचे एक शिप को रेडी कर रहा है डोशी की हेल्प से, जहाँ पे अब जितने भी मेन लैंड के लोग हैं, मतलब जहाँ पे सागरी वगैरह सब रहते हैं, सबको ये लोग भाई होको टाइप में बनाने वाले हैं, मतलब उन सबका टान बनने वाला है, क्योंकि ये जो भी पैराडाइज आइलैंड है इसके ऊपर जितनी भी बटरफ्लाईज है जो कि काटेंगे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उन सबको एक जगह पे पैक करके ये लोग मेन लैंड के अंदर भेजेंगे। उन बटरफ्लाईज से बचना इम्पॉसिबल है, वो जिस जिसको काटेगी वो सब के सब टान में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि ये इतनी सारी बटरफ्लाईज है कि इनसे भिड़ना इम्पॉसिबल है, ये कहीं पे भी पहुंच सकती है, बहुत दूर दूर तक जा सकती है। तो अब ये लोग अटैक करने वाले हैं पूरे के पूरे मेन लैंड के ऊपर जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। और यहाँ पे जब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब टान में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, तो वो जो वाइतानहू फ्लावर है उसके अंदर आके एक साथ मिक्स हो जाएंगे और यहाँ पे वो एक प्रॉपर गॉड वाला बीस्ट बन जाएंगे, जिसके बाद इन लोग को मिल पाएगा प्रॉपर द एलिक्सर ऑफ द लाइफ। और यही प्लान है रेन का। और यहाँ पे जैसे गुइफा अपना जो भी इल्यूजन है उसको हटाती है, सागरी हिल चुकी है। यहाँ पे वो बोलती है कोई फायदा नहीं है घर जाने का, क्योंकि तूने फूल ही बनना है तो यही बन जा पहले ही। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सागरी पूछती है उससे कि भाई क्यों क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब। और यहाँ पे हम लोग को गुइफा बताती है कि एकदम हम लोग ने ऐसा नहीं करा, हम लोग ने पहले कुछ शिप्स भेजी जिसके अंदर से इंसान हमारे यहाँ पे आए, और हमने जैसे ही उनका भाई जो भी टान मान बनाया उससे जो मजा हम लोग को आया बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का था, क्योंकि तुम लोग के अंदर प्यार नफरत ये सारी चीजें होती है तो उससे टान और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है, और हम लोग को इससे बढ़िया मटेरियल कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए ह्यूमंस हमारी पहली सोच है मारने के लिए। और यहाँ पे सागरे वगैरह बात ही कर रहे होते हैं, इतने में जो इन्फ्यूज्ड स्पिरिट की बोतल होती है वो हिलने लग जाती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सीन आता है शियोन की तरफ जो कि खतरे में है। वो जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, मतलब जिस भी टेंशन से फाइट कर रहा था, उसने उसको 215 बार काट दिया। ये उसको नुरुगाई बताती है, बट स्टिल वो नहीं मर पा रहा। बट सीन ये है कि उसकी रीजनरेशन की स्पीड जो है वो धीरे हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गाबी मारू इनको यही बोल रहा था कि भाई अगर हम कुछ 100 या 1000 बार अटैक करेंगे तो ये लोग का रीजनरेशन ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इनको मार सकते हैं। यहाँ पे भाई शियोन मारे जा रहा है, बट स्टिल वो बंदा भाई रीजनरेट थोड़ा थोड़ा कर ले रहा है। यहाँ से वो टेंशन गायब हो जाता है। नुरुगाई उसके पीछे पीछे जाती है, बट शियोन उसको यही समझा रहा है कि हम लोग को इसके पीछे नहीं जाना। और वो जो सामने से भाई मॉन्स्टर है वो भी यही बोल रहा है टेंशन कि भाई पागल वागल है क्या, तू कितना मारेगा भाई मेरे को। और यहाँ पे क्योंकि टेंजा मर गया था तो शियोन यहाँ पे यही बोल रहा है तुम लोग का तो कुछ नहीं गया, बट जिसका कुछ जाता है उसको फर्क पड़ता है, इसलिए मैं इनसेन हो रखा हूँ इस टाइम पे। और जिसके बाद ये वाला जो 9th एपिसोड है ये भी यहीं पे एंड हो चुका है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पूरी सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूं, भाई वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक बरसाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।